ने कहा, हाँ, एक लड़के ने खाया था। उसे सी फूड बहुत पसंद है, इसीलिए वह हर बार मदद करने आता है ताकि थोड़ा खा सके। शेफ को लगा कि उसने अच्छा काम किया और उसने लड़के को कच्चा ऑयस्टर खिलाया था, पर डोमिनिक को पता था कि यह गलत है। हालांकि समुद्र के पास रहने वाले लोग कच्चा खाते हैं, पर ऐसी बीमारी कच्चा खाने से ही होती है। शेफ ने कहा कि उसने चेक किया था और सब ठीक है। डोमिनिक ने ज्यादा बात नहीं की। उसने एक चाकू उठाया और ऑयस्टर को खोलकर देखने लगा। डोमिनिक ने एक नजर देखा और कहा, ये खराब हो चुके हैं, इसी वजह से सैनिक बीमार पड़ रहे हैं। शेफ पहले हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें थोड़ा ही पता है, सबको पता है कि यह बीमारी सिर्फ ठंड में होती है और अभी तो गर्मी है। डोमिनिक को न रुकते देखकर शेफ गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैं दोस्ती की वजह से चुप हूँ, पर अगर तुमने मेरे किचन में गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा। डोमिनिक बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा, बीमारी मौसम देखकर नहीं आती। गर्मियों में लोग कच्चा खाने से डरते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि यह गर्मी में नहीं होती। डोमिनिक ने ऑयस्टर खोलकर सबके सामने रख दिया। अब शेफ कुछ नहीं बोल पाया। डोमिनिक ने बताया, मिकी नाम का सैनिक बीमार है। उसे उल्टी और दस्त हो रहे हैं और उसके बदन में दर्द है। उसने शेफ से पूछा, तुमने कहा ना कि यह सुबह से शुरू हुआ? शेफ डर गया और पूछने लगा, क्या यह सच है? डोमिनिक ने कहा, अभी सिर्फ मिकी बीमार है। अगर उसे आज सुबह से बीमारी हुई है तो सोचो कि पिछले 1-2 दिन में उसने क्या खाया था। शेफ बहुत डर गया। रोज की बात अलग थी, पर अभी गर्मियों की ट्रेनिंग चल रही है और लॉर्ड खुद देखने आने वाले हैं। अगर ये बात सबको पता चली तो उसकी नौकरी चली जाएगी। वह सोचने लगा, अगर नौकरी गई तो बेटी की स्कूल फीस कैसे दूंगा, पत्नी को क्या जवाब दूंगा। शेफ को जेल जाने का डर सताने लगा। अगर खाने की वजह से सैनिक बीमार पड़ गए तो यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जब वह परेशान था तभी डोमिनिक ने एक ऐसी बात कही जिससे उसे उम्मीद मिली। उसने कहा, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। शेफ हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि डोमिनिक उसकी मदद करेगा। डोमिनिक ने कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं तो मैं मुश्किल में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। वक्त कम था, इसीलिए डोमिनिक ने तुरंत मेन्यू बदलने का फैसला किया ताकि खाने से पहले सब ठीक हो सके। पर शेफ ने कहा, नियम बहुत सख्त हैं। यह ट्रेनिंग असली लड़ाई जैसी है, इसीलिए खाने का सारा सामान पहले ही कमांडर को बताना पड़ता है ताकि कोई जहर न मिला सके। अब मेन्यू बदलना आसान नहीं होगा। पैट्रिक के पास पहले से ही मेन्यू है, अब इसे बदलना बहुत मुश्किल है। शेफ परेशान होकर अपना सिर खुजलाने लगा और बोला, अगर ऑयस्टर्स खराब हैं तो इन्हें फेंकना पड़ेगा। पर डोमिनिक ने उसे रोका और कहा, अगर मेन्यू नहीं बदल सकते तो हम इन्हें पकाकर खिला देते हैं। शेफ हैरान होकर बोला, क्या खराब ऑयस्टर्स को पकाने के बाद खाया जा सकता है? डोमिनिक ने उसे समझाते हुए कहा, यह बिल्कुल सर्दी जुकाम जैसा है। गर्म पानी पीने से सब ठीक हो जाता है। अगर हम इन्हें तेज गर्म पानी में पकाएंगे तो इनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। शेफ को यह बात बिल्कुल सही लगी और उसने सोचा कि सरपंच सच में बहुत समझदार है। डोमिनिक को पता था कि इस बीमारी का वायरस 85 डिग्री से ज्यादा गर्म पानी में 1.5 मिनट तक पकाने से मर जाता है। पर अगर वह साइंटिफिक बातें करता तो शेफ को समझ नहीं आता, इसीलिए उसने आसान तरीके से समझाया। शेफ अभी भी थोड़ा डरा हुआ था कि इससे क्या बनेगा, पर डोमिनिक ने शांति से कहा, जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसा ही करो। दोपहर हो गई थी और धूप बहुत तेज थी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सैनिकों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। पैट्रिक खुद वहां खड़ा होकर सब देख रहा था। तभी वहां एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। पैट्रिक ने तुरंत पहचान लिया कि यह रोज के खाने जैसी खुशबू नहीं है। ये कैसी खुशबू है? कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था। ऑयस्टर्स पर अंडा लगाकर जैसे ही तेल में डाला, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। डोमिनिक आग पर ध्यान रखते हुए बोल रहा था कि तेल कम नहीं होना चाहिए, तभी यह अच्छे से गोल्डन और कुरकुरे बनेंगे। उसने सबसे जल्दी से नींबू निचोड़ने और चीनी मिलाने को कहा। यह खट्टा मीठा स्वाद भूख बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है। तभी किचन के हेल्पर ने चिकन से भरी एक बड़ी टोकरी लाकर रखी। पहले इससे सैलड बनाने का प्लान था, लेकिन डोमिनिक ने प्लान बदल दिया और गरम गरम तीखा चिकन सूप बनाने को कहा ताकि सबके अंदर गर्मी आ जाए। जब चावल कम पड़ गए तो उसने नूडल्स बनाने की सलाह दी। आखिर पेट भरना ही सबसे जरूरी है। इयन पीछे खड़ा सब देख रहा था, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी तरफ धूप में खड़े सिपाही मैदान पर जोर शोर से ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन नारे लगाते लगाते उनका ध्यान भटक गया। जब खुशबू हवा के साथ उन तक पहुंची तो कोई भी खुद को रोक नहीं पाया। खुशबू आते ही पैट्रिक भी बेचैन हो गया। उसने सोचा, आज किचन में क्या बन रहा है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पास खड़े नाइट ने भी कहा कि आज किचन वालों ने सच में बहुत मेहनत की है। पैट्रिक ने मौका देखकर ट्रेनिंग रुकवा दी और सबको खाना खाने को कहा। उसने बोला कि पहले सिपाही पेट भरकर खाएंगे। यह सुनते ही सभी सिपाही खुशी से झूम उठे। उनकी आवाज ट्रेनिंग से भी ज्यादा तेज थी। सबके दिमाग में बस खाना चल रहा था। पैट्रिक जानता था कि वफादारी मुफ्त में नहीं मिलती। वह अपने पिता की तरह मशहूर नहीं था, इसलिए उसे लोगों का दिल जीतना अच्छे से आता था। पैट्रिक समझता था कि अगर इस टीम को साथ रखना है तो सिपाहियों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना होगा। हेड शेफ डरते डरते माफी मांगने लगा। उसे लगा कि शायद यह सादा खाना लॉर्ड को पसंद नहीं आएगा, लेकिन पैट्रिक ने कोई नखरा नहीं दिखाया। उसने कहा कि ट्रेनिंग के मैदान पर पेट भरना ही सबसे जरूरी है। उसे गोल्डन रंग की फ्राइड डिश देखकर हैरानी हुई। शेफ ने बताया कि इसमें चीजों को छोटा छोटा काट कर अंडे में लपेटकर फ्राई किया जाता है। इसका नाम फ्राइड ऑरेंज है।
इस खाने को हल्के में मत लेना, ये ताकत देता है। इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और मर्दों की ताकत भी बढ़ती है। और पास में जो लाल सूप था वह चिकन और खास मिर्च से बना था। इसका एक घूंट ही पूरे जिस्म को गर्म कर देगा। शेफ ने बताया कि इसमें नूडल्स भी डाले हैं ताकि सबका पेट अच्छे से भर जाए। सिपाही बड़े मजे से खाना खा रहे थे, मुंह से तीखा तीखा बोल रहे थे पर हाथ नहीं रोक रहे थे। एक सिपाही ने मर्दानगी दिखाने के लिए कहा कि जो तीखा नहीं खाता वह मर्द नहीं, पर उसके दोस्त ने तुरंत उसकी पोल खोल दी। पैट्रिक ने सबको ऐसे खाते देखा तो उसके मन में भी लालच आया। उसने सोचा, क्या यह सूप सच में इतना असरदार है? जब सभी खा रहे थे तो उसने भी एक चम्मच सूप उठाया और खुद इसका तीखा स्वाद चखने लगा। एक घूंट पीते ही पैट्रिक के अंदर जैसे आग लग गई। यह तीखा स्वाद सच में बहुत दमदार था, पहले खाए गए खाने से बिल्कुल अलग। गर्म सूप गले से नीचे उतरते ही पूरे शरीर में गर्मी दौड़ गई। पैट्रिक चिल्ला उठा, यह स्वाद तो सच में कमाल है। शेफ ने जब यह सुना तो उसकी जान में जान आई। अब उसकी नौकरी भी बच गई और जान भी। पैट्रिक को मजे से खाता देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत सफल हो गई थी। डोमिनिक ने सबको मजे से खाते देखा तो उसे सुकून मिला। पहले उसे डर था कि कहीं तीखा स्वाद लोगों को पसंद ना आए। जब यह आइडिया डोमिनिक का था तो इयन को हैरानी हुई कि इतने बड़े मौके पर भी यह लड़का चुप क्यों बैठा है। आखिर डोमिनिक के गांव को पैसे की जरूरत थी। अगर वह इस मौके पर लॉर्ड से इनाम मांगता तो आगे की जिंदगी आसान हो जाती। लेकिन डोमिनिक ने जब यह सुना तो उसे हंसी आई। उसके हिसाब से ये नाइट अभी बहुत भोले थे और सीधा सोच रहे थे। इयन अभी भी डोमिनिक की चिंता कर रहा था कि वह बहुत सीधा है। इस पर डोमिनिक ने पूछा, जब सबको पता है कि काम मैंने किया है तो मुझे खुद इनाम मांगने की क्या जरूरत है? इयन अभी कुछ समझ पाता, तभी हेड शेफ भागते हुए वहां आया और जोर जोर से डोमिनिक का नाम पुकारने लगा। शेफ की खुशी देखकर समझ आ गया कि खाना बहुत पसंद आया है। लॉर्ड ने खुश होकर बहुत सारे पैसे इनाम में दिए थे। डोमिनिक ने मजाक में पूछा कि क्या शेफ सारे पैसे खुद रखना चाहता है। शेफ ने डरते हुए तुरंत डोमिनिक का हाथ पकड़ा और कहा कि वह अपने हिस्से के सारे पैसे उसे दे देगा। हालांकि किचन के बाकी लोगों के पैसे नहीं लिए जा सकते थे, पर शेफ की बात से डोमिनिक खुश हो गया। उसने पैसे ले लिए क्योंकि मेहनत सबने की थी और किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लॉर्ड ने बुलावा भेज दिया। मैनेजर ने डोमिनिक से कहा कि लॉर्ड के सामने जाने से पहले अपने कपड़े अच्छे से ठीक कर ले। डोमिनिक ने आराम से हाँ कहा। उसके लिए तो यह सब उसके प्लान का एक हिस्सा था। जाने से पहले वह इयन के सामने जानबूझकर नखरे दिखाना नहीं भूला। देखा, जिसमें सच में दिमाग होता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। डोमिनिक का ऐसा चेहरा देखकर इयन को बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि उसे एक थप्पड़ लगा दे। वह सच में बहुत बदमाश था। डोमिनिक जैसे ही कमरे में गया, पैट्रिक खुशी से हंसने लगा। उसने कहा कि अगर डोमिनिक दिमाग नहीं लगाता तो आज सिपाहियों के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। पैट्रिक ने कहा कि वह पहले भी उसकी मदद ले चुका है। जिस बीमारी से सब परेशान थे उसने उस बीमार मछली को सबका पसंदीदा खाना बना दिया। डोमिनिक ने ऊपर ऊपर से तो मना किया, पर वह अंदर से जानता था कि उसने यह बाजी जीत ली है। पैट्रिक भी समझता था कि यह लड़का रोज शेफ का खाना खाता है, इसलिए स्वाद में थोड़ा सा भी बदलाव होते ही इसने तुरंत पकड़ लिया। पैट्रिक को डोमिनिक अब बहुत पसंद आने लगा था। वह खाने की समझ तो रखता ही था, साथ ही बीमारियों को भी पहले ही पहचान लेता था। उसने डोमिनिक को ऑफर दिया कि क्या वह इस महल के किचन और बाकी सारे कामों का इंचार्ज बनना चाहेगा। यह ऐसी नौकरी थी जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं, पर डोमिनिक ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि लॉर्ड के पास पहले से ही एक अच्छा शेफ है। अगर वह यहाँ रुक गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी और सबसे बड़ी बात, उसे अपने गांव में एक बहुत जरूरी काम शुरू करना है। यह सुनकर पैट्रिक को हैरानी हुई। उसने सोचा, ऐसा कौन सा काम है जो लॉर्ड के साथ काम करने से भी ज्यादा जरूरी है। डोमिनिक इसी मौके के इंतजार में था। आखिरकार उसकी चाल काम कर गई। उसने पहली ही बात ऐसी कही जो सीधा दिल पर लगी। उसने कहा कि लॉर्ड के अंदर आने वाला एवरग्रीन विलेज अभी बहुत गरीब गांव है। पहले उन्होंने घास बेचकर थोड़े पैसे कमाए थे, पर वह सब किस्मत के भरोसे था। अगर किस्मत खराब हुई तो गांव वाले फिर से भूखे मरने लगेंगे। पैट्रिक को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा। एक लॉर्ड होते हुए भी उसने इस बारे में नहीं सोचा था, जबकि डोमिनिक ने सब कुछ पहले ही कर दिया था। उसे थोड़ी शर्म आई। अपनी इज्जत बचाने के लिए पैट्रिक ने खुद मदद करने की पेशकश की और कहा कि वह इस काम में पैसे लगाएगा। लेकिन डोमिनिक ने आगे जो कहा उससे सब हैरान रह गए। उसने कहा, लॉर्ड, इस काम में मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। यह सुनते ही कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जैसे कोई बोल ही नहीं पा रहा हो। इयन तो दंग रह गया और उसने पूछा, तुमने क्या कहा? यहाँ तक कि पैट्रिक भी हैरान था। एक लॉर्ड खुद मदद कर रहा था और इस लड़के ने बिना सोचे ही मना कर दिया। जब यहाँ सब हैरान थे तभी शहर के दूसरे कोने में एक आदमी चिंता के मारे परेशान था। यह रोंडो ग्रुप का बॉस था। जब भी वह उस घास के बारे में सोचता उसे गुस्सा आता। अगर अंटोन नाम का वह लड़का बीच में ना आता तो इस इलाके का पूरा बिजनेस उसी का होता। बॉस अब चुप नहीं बैठ सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंटोन बड़ा होने से पहले ही उसका सारा बिजनेस छीन लेगा। उसने अपने आदमियों पर गुस्सा किया और कहा, तुम सब बेकर हो, जल्दी से कोई रास्ता निकालो। आदमियों ने आपस में बात की और सलाह दी कि या तो अंटोन को पीट देते हैं या फिर उसके गोदाम में आग लगा देते हैं। बॉस गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, मैंने 10 साल पहले ही गुंडागर्दी छोड़ दी थी। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तभी एक आदमी ने नई खबर दी कि अंटोन की कामयाबी के पीछे एवरग्रीन विलेज के सरपंच का हाथ है। शहर में बिकने वाली घास उसी सरपंच की वजह से आ रही है। बॉस ने सिगरेट का धुआं उड़ाया और आराम से पूछा, फिर क्या? आदमी ने पास आकर कहा,
अगर हम उस सरपंच को रास्ते से हटा दें तो अंतोन बर्बाद हो जाएगा। फिर मछुआरे हमारे पास आने पर मजबूर हो जाएंगे और पूरा बिजनेस हमारा हो जाएगा। यह सुनकर बाकी लोगों को भी लगा कि यह प्लान बहुत बढ़िया है। बॉस ने ठंडा हंसकर कहा, प्लान तो सच में अच्छा है। उसने तुरंत हुक्म दिया, अपने सारे आदमियों को लेकर जाओ और उस सरपंच को खत्म कर दो। डोमिनिक और इयन जमीन पर झुककर पैट्रिक को प्रणाम कर रहे थे। तभी डोमिनिक ने कहा, लॉर्ड, आपको हमारे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। पैट्रिक को समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? डोमिनिक ने साफ कहा, हाँ, मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे काम में पैसे लगाएं। पैसे लगाएं? पैट्रिक अब सच में हैरान हो गया। डोमिनिक ने आगे कहा, अगर आप शुरुआत में पैसे देंगे तो फायदा होने पर मैं आपका सारा पैसा ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। पैट्रिक अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। उसे यह बात बहुत नई लगी। लोग हमेशा उससे पैसे मांगते थे, पर डोमिनिक उसके साथ बिजनेस करना चाहता था और पैसे भी वापस करने को कह रहा था। पैट्रिक ने हंसते हुए कहा, तुम तो बेर मेजदर लारके हो। अगर बिजनेस करना है तो तुम्हारे पास कोई प्लान भी होगा। डोमिनिक पहले से तैयार था। उसने तुरंत अपने कपड़ों से एक पेपर निकाला। वह बस हवा में बातें नहीं कर रहा था, बल्कि पूरा प्लान लिख कर लाया था। पास खड़े मैनेजर ने आगे बढ़कर वह पेपर लॉर्ड को दे दिया। पैट्रिक समझ गया कि यह लड़का पैसे भी चाहता है और काम में किसी का दखल भी नहीं चाहता। उसका यह हौसला देखकर पैट्रिक को वह और अच्छा लगा। जब बात यहाँ तक पहुंच गई तो पैट्रिक ने तुरंत हाँ कह दी। उसने मैनेजर से इस डील को लिखने को कहा और पैसे वापस करने के लिए 10 साल का वक्त दिया और ब्याज भी बहुत कम रखा। डोमिनिक को खुश देखकर पैट्रिक ने सोचा, अच्छा हुआ मैंने इस समझदार लड़के को किचन में ही नहीं छोड़ दिया। पैट्रिक की हाँ के साथ ही किस्मत बदलने वाली यह डील पक्की हो गई। पैट्रिक सोचने लगा कि अगर यह प्लान सफल रहा तो शहर के बड़े बड़े अमीर लोग भी उनसे जलने लगेंगे। इस खाली समुद्र के किनारे को देखकर कौन सकता था कि यह जगह जल्द ही बिल्कुल बदल जाएगी। करण पेपर हाथ में लेकर हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लॉर्ड सच में गांव में पैसे लगा रहे हैं। वह चिल्ला उठा, डोमिनिक, तुमने तो फिर से कमाल कर दिया। डोमिनिक ने उसे देखा और कहा, अंकल, आपने पेपर उल्टा पकड़ा है। करण को तब समझ आया और बोला, अच्छा, तभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा सर दुखने लगा। जब सबसे मुश्किल काम यानी पैसा मिल गया तो डोमिनिक ने कहा, आप डर किस बात की, चलो काम शुरू करते हैं। डोमिनिक ने हंसते हुए कहा, हाँ, पहले बस पैसे की दिक्कत थी, अब वह दूर हो गई है। आज खुशी का दिन है तो चलो पार्टी करते हैं, खूब खाना पीना होगा। गांव वाले बहुत खुश हो गए। इतने दिनों बाद उन्हें पेट भरकर मीट खाने को मिलने वाला था। किसी ने मजाक में कहा, डोमिनिक, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, भगवान करे तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। जब सभी लोग खुशी मना रहे थे तभी दूर से कुछ घोड़े गांव की तरफ तेजी से आते हुए दिखे। उनका लीडर अपना मुंह छिपाए गांव की चहल पहल देख रहा था। उसने एक बुरी हंसी के साथ कहा, लगता है आज हमें यहाँ बहुत मजा आने वाला है। रात हो गई थी पर गांव में सबकी हंसी और मजाक अभी भी चल रहा था। करण खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। वह सबके सामने बोल रहा था, मुझे तो पहले से पता था कि डोमिनिक कमाल का लड़का है। अगर मैंने दिमाग लगाकर अपनी सरपंच की कुर्सी उसे न दी होती तो आज ये सब कैसे होता। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक गांव वाले ने उसकी पोल खोल दी। उसने कहा, तुमने तो पढ़ना लिखना ना सीखने के डर से ये काम डोमिनिक को सौंपा था। यह सुनकर करण का मुंह उतर गया। डोमिनिक पास खड़ा हंस रहा था। ये लोग वैसे तो मजाक करते रहते हैं, पर उनका ये साथ सच में प्यारा था। करण गुस्से में आकर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब सब मजे कर रहे थे तभी किसी को कुछ अजीब लगा। दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आने लगी। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन आ रहा होगा? घोड़ों की आवाज और तेज होती गई। गांव वाले सावधान हो गए। किसी ने धीरे से कहा, लगता है आने वाले लोग किसी बुरे मकसद से आ रहे हैं। अच्छी भली पार्टी खराब होने वाली थी। ये मुंह छिपाए लोग साफ तौर पर यहाँ झगड़ा करने आए थे। करण अपने साथ कुछ ताकतवर लोगों को लेकर आगे बढ़ा। जो लोग आम दिनों में सीधे साधे लगते थे वे अब गुस्से में लाल दिख रहे थे। डोमिनिक यह देखकर हैरान था। जो लोग समुद्र के तूफान में भी हंसते रहते थे वे आज इतने गुस्से में कैसे आ गए? इयन ने दोस्ती निभाई और करण के साथ खड़ा हो गया। यह देखकर करण को थोड़ी हिम्मत मिली। इयन को डोमिनिक की चिंता थी। उसने उसे कहीं छिपने को कहा, पर डोमिनिक तो दूर खड़ा होकर सबसे तेज चिल्ला रहा था। वह छिप नहीं रहा था बल्कि मजे से तमाशा देख रहा था। इयन के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, गुंडों ने गांव पर हमला कर दिया। उनका लीडर चिल्लाया, सरपंच को बाहर निकालो ताकि हम यूज मार सकें और बाकी सब घुटनों पर बैठ जाओ। उन गुंडों को नहीं पता था कि उनका सामना किससे हुआ है। इयन ने करण से कहा कि इनको पीटो, पर किसी को जान से मत मारना। हमें पता करना है कि इनके पीछे कौन है। करण ने इशारा किया और बोला, अगर ये सीधी तरह नहीं समझते तो अब इनकी खैर नहीं। इयन सच में बहुत ताकतवर था। इससे पहले कि गुंडे कुछ समझ पाते वह उन पर टूट पड़ा। करण तो किसी टैंक की तरह लड़ रहा था। वह मछुआरा नहीं बल्कि एक भीम लग रहा था। उसने सामने से आते घोड़े को ही पलट दिया। गुंडे यह देखकर दंग रह गए। उनका लीडर सोचने लगा कि यह मछुआरे इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। वहां अफरा तफरी मच गई। घोड़े वालों को नीचे खींचकर जमीन पर पीटा गया। गुंडे परेशान हो गए कि उन्हें तो बताया गया था कि ये बस मछुआरे हैं, पर ये तो बहुत खतरनाक निकले। लीडर चिल्लाता रहा कि इनको पकड़ो, पर उसके बोलते बोलते ही उसके कई आदमी हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। इयन बार बार बोल रहा था कि किसी को जान से मत मारना।
कैरन और उसके दोस्त परेशान थे कि ये गुंडे इतने कमजोर हैं कि इनको बिना मारे छोड़ना मुश्किल हो रहा है। डोमिनिक पीछे से सब देख रहा था। यह कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक तरफा मारपीट थी। गुंडे सोचने लगे कि शायद गांव वालों ने बाहर से गुंडे बुलाए हैं। इस पर मछुआरों ने हंसकर कहा, हम ताकतवर नहीं हैं, तुम लोग ही बहुत कमजोर हो। डोमिनिक बिना किसी डर के खाना खाते हुए तमाशा देख रहा था। उन बुजुर्गों को लड़ते देख उसने सोचा कि घर जाकर इनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाएगा, लेकिन तमाशा देखने के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया कि पीछे से एक आदमी आ गया है। अभी उसने खाना निगला भी नहीं था कि उसकी गर्दन पर एक ठंडी तलवार आ गई। गुंडे ने डोमिनिक का चेहरा देखा और एक फोटो से मिलाया। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। उसने समझ लिया कि यही सरपंच है। उसने सबको चिल्लाकर कहा, सब रुक जाओ, अगर कोई हिला तो तुम्हारे सरपंच की जान चली जाएगी। गुंडे की आवाज सुनते ही सभी लोग रुक गए। करण ने जब डोमिनिक को पकड़े हुए देखा तो वह गुस्से से परेशान हो गया। उसने डोमिनिक का नाम पुकारा और सोचा, यह लड़का थोड़ा दूर क्यों नहीं खड़ा रहा। गुंडे को लगा कि अब बाजी उसके हाथ में है। उसने सबको अपने हथियार डालने को कहा, नहीं तो वह डोमिनिक को मार देगा। इस मुश्किल वक्त में भी इयन बिल्कुल शांत था। उसने चुपके से सबको इशारा किया कि कोई कुछ न करे। जब गुंडा अपनी जीत की खुशी मना रहा था तभी इयन एक भूत की तरह चुपके से उसके पीछे पहुंच गया। करण डर के मारे चिल्लाने लगा कि उसे छोड़ दो। डोमिनिक की जान बचाने के लिए उसने हार मान ली और कहा कि जो बोलोगे हम करेंगे, बस उसे छोड़ दो। लेकिन डोमिनिक खुद परेशान था कि ये लोग अचानक इतने कमजोर क्यों पड़ गए। गुंडा समझ रहा था कि वह जीत गया है और सबको सरेंडर करने को कह रहा था। तभी जमीन पर गिरे एक गुंडे ने चिल्लाकर उसे बताया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले कि वह कुछ समझता, इयन बिजली की तरह उसके सामने आ गया। गुंडे ने जब इयन को देखा तो समझ गया कि अब वह नहीं बचेगा। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो वह डोमिनिक को भी अपने साथ मार डालेगा। अगर वह तलवार चल जाती तो डोमिनिक का बचना मुश्किल था। करण दूर से चिल्ला रहा था पर वह बहुत दूर था और मदद नहीं कर सकता था। लेकिन तभी एक हैरतअंगेज बात हुई। डोमिनिक ने खुद ही गुंडे का हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। गुंडे को कुछ समझ नहीं आया और वह हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। डोमिनिक खुद भी हैरान था कि उसने इतनी जल्दी गुंडे को कैसे गिरा दिया। करण भागते हुए उसके पास आया और पूछा कि उसने यह सब कैसे किया। डोमिनिक सोचने लगा, क्या मैं सच में कोई लड़ाकू हूँ? मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं पता था। किसी ने नहीं सोचा था कि सीधा साधा दिखने वाला डोमिनिक इतना ताकतवर निकलेगा। गुंडा भी जमीन पर पड़ा हैरान था। करण और उसके दोस्त उससे कहने लगे कि एक बार और करके दिखाओ। इयन ने ध्यान से देखा था और उसे कुछ समझ आ गया था। उसने सोचा, क्या डोमिनिक के अंदर कोई जादुई ताकत चल रही थी। अब सारे गुंडे रस्सी से बंधे हुए जमीन पर बैठे थे। एंटोन ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि ये लोग रोंडो ग्रुप के हैं। ये लोग पहले भी दुकान के पास घूम रहे थे। एंटोन ने बताया कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि चोरी करने चले आए। इस पर एक गुंडे ने हंसकर कहा, हम किसी रोंडो को नहीं जानते, हम तो आजाद डाकू हैं और किसी की नहीं सुनते। वे लोग अभी भी झूठ बोल रहे थे। डोमिनिक ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सच में यूज नहीं जानते? उसने कहा, मैं एक मौका दे रहा हूँ, जो सच बोलेगा यूज मैं छोड़ दूंगा। यह सुनते ही सारे गुंडे डर गए और सबसे पहले सच बताने के लिए चिल्लाने लगे। जो अभी डाकू बन रहे थे वे अब अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। उनका लीडर गुस्से से लाल हो गया। डोमिनिक को यह सब देखकर हंसी नहीं आई बल्कि उनकी इस हरकत पर गुस्सा आया। डोमिनिक का प्लान काम कर गया। उसने लीडर की तरफ इशारा किया और उसे अलग कर दिया। बाकी गुंडे खुश हो गए कि अब उनका एक दुश्मन कम हो गया है। डोमिनिक ने मुस्कुराकर पूछा, और कौन अपनी जान बचाना चाहता है? तभी एक छोटे लड़के ने कहा, मुझे इस काम में आए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और मैं पहली बार ऐसा गलत काम कर रहा हूँ। उसने कसम खाई कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वह अच्छा इंसान बनेगा। इयन ने उसके हाथ देखे जो सच में नरम थे, जिससे लगा कि उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया था। डोमिनिक ने हाँ में सर हिलाया। उसे लगा कि उन्होंने सही लड़के को चुना है। अपनी जान बचने पर वह लड़का रोने लगा और बार बार शुक्रिया कहने लगा। रात को डोमिनिक उसे अपने कमरे में लाया ताकि पूरी सच्चाई जान सके। डोमिनिक ने कहा, तो इसका मतलब रोंडो ग्रुप गरीब किसानों का खून चूस कर सस्ते में अनाज बेचता है। लड़के ने डरते डरते बताया, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि किसानों ने कर्ज लिया था, इसलिए उनकी जमीन छीन ली गई और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। डोमिनिक ने गुस्से में कहा, यह तो गलत है। क्या इस इलाके में कर्ज पर ज्यादा ब्याज लेने पर रोक नहीं है? फिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? लड़के ने हैरानी से पूछा, क्या ऐसा कोई कानून भी है? डोमिनिक के पास अब कोई जवाब नहीं था। इतने बड़े कानून के बारे में इन गरीब लोगों को कुछ पता ही नहीं था। उस लड़के ने मजबूरी में ठंडी सांस ली और कहा, आखिरकार डोमिनिक जैसे बड़े लोग पढ़े लिखे हैं और सब समझते हैं। हम जैसे अनपढ़ लोग भला कानून की बातें कैसे समझ पाते? लगता है इन धोखेबाज व्यापारियों को पता था कि आम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया। ये लोग जहां भी जाएं, इनकी सोच हमेशा ऐसी ही गंदी रहती है। डोमिनिक ने उस रोंडो चेंबर के बारे में और भी खबरें निकलवानी शुरू की। उस लड़के ने इस बार सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि वे लोग न सिर्फ गांव को लूटते थे बल्कि दूसरों की दुकानों में आग भी लगा देते थे। पास खड़े एंटोन को अचानक याद आया, तभी तो पुरानी आग का कोई सबूत नहीं मिला था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पीछे से यह सब किया था। लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातें काफी नहीं थीं।
एंटोन अच्छे से जानता था कि बिना सबूत के उस चेंबर के बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर कौन सोच सकता था कि उस लड़के के पास एक और चालाकी बाकी थी। उसने अपनी जेब से एक रसीद निकाली। हालांकि यह पुराने काम की रसीद थी, पर इस पर बॉस के साफ साफ साइन थे। यह एक ऐसा पक्का सबूत था जिसे वह झुठला नहीं सकता था। डोमिनिक यह देखकर खुश हो गया। वह सोच ही रहा था कि कहां से शुरू करें। अब देखते हैं वे लोग कैसे बचते हैं। डोमिनिक ने उस लड़के से कहा कि इस सबूत के बाद अब उसे भागते नहीं रहना पड़ेगा। कानून की नजर में उसने एक बड़ा काम किया है। डोमिनिक ने वह रसीद अपने पास रख ली और वादा किया कि जब तक मामला साफ नहीं हो जाता, गांव वाले उसकी सुरक्षा करेंगे। लड़के ने अब चैन की सांस ली। उसने वादा किया कि अब वह हमेशा सही रास्ते पर चलेगा और उन बुरे लोगों का साथ कभी नहीं देगा। कुछ ही समय में यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जो चेंबर का बॉस पहले बहुत घमंडी था, वह अब परेशानी में उछल रहा था। वह कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसे फंसाया गया है और यह सब किसी की साजिश है। लेकिन कुर्सी पर बैठे जज जंग दिंगझुओ के पास सारे सबूत थे। इस बार उस बॉस का बच निकलना नामुमकिन था। इस हाल में भी वह बॉस चिल्ला चिल्ला कर खुद को बेकसूर बता रहा था और कह रहा था कि उसे फंसाया गया है। पैट्रिक ने पास खड़े होकर अपना सिर हिलाया। सबूतों का ढेर लगा हुआ था, फिर भी यह आदमी झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहा था। डोमिनिक और इयन बस चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे कि वह कब तक यह नाटक करेगा। जज को अब बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इतने सारे गवाह सामने खड़े हैं, फिर भी तुम खुलेआम झूठ बोल रहे हो। जब उसने इज्जत की बात नहीं मानी तो जज ने भी कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने तुरंत आखिरी फैसला सुना दिया। रोंडो चेंबर इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गया। आग लगाना, धोखाधड़ी, गलत तरीके से कर्ज देना और यहाँ तक कि लोगों को बेचना, इन सभी जुर्मों की वजह से उसकी बची हुई जिंदगी अब खत्म थी। न सिर्फ उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई ताकि नुकसान झेलने वाले किसानों को पैसा दिया जा सके, बल्कि उसे खुद भी जिंदगी भर कोयले की खदान में मजदूरी करनी पड़ेगी। और इस बार सजा बहुत सख्त थी। माफी मिलने का कोई मौका नहीं था। अब वह कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। वह बॉस अब पूरी तरह टूट गया। वह कोर्ट में चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। वह छटपटाते हुए पूछने लगा कि जिन लोगों ने उससे पैसे लिए थे वे अब कहाँ मर गए और मुसीबत के समय कोई उसे बचाने क्यों नहीं आया। पैट्रिक यह सब देखकर सोचने लगा कि यह आदमी सच में पागल है। इस हालत में भी उसे रिश्वत के पैसे खोने का दुख हो रहा है। जज के पास उसकी बकवास सुनने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकालने का हुक्म दिया। पैट्रिक ने हाँ में सिर हिलाया। चलो, आखिरकार इस बुरी बीमारी से पीछा छूटा। इसके बाद रोंडो चेंबर की संपत्ति की लिस्ट सामने लाई गई। यह मोटी फाइल उन सारे पैसों की थी जो उसने गरीब लोगों से छीन कर इकट्ठा किए थे। पैट्रिक ने जब लिस्ट देखी तो पता चला कि उसके पास बहुत पैसा था। उसने तुरंत फैसला किया कि जो भी बेचा जा सकता है उसे जल्दी से नीलाम कर दिया जाए। उसने अपने लोगों को साफ कह दिया कि इस पैसे में से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। यह सब पीड़ितों को मिलना चाहिए। अगर किसी ने इसमें हेराफेरी की तो अंजाम बुरा होगा। नीलामी की तैयारियां शुरू होते ही यह तमाशा आखिरकार खत्म हो गया। इयन ने कोर्ट का मामला शांत होते देख डोमिनिक से पूछा, अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? डोमिनिक इस बार बड़ा दांव खेलने वाला था। उसने इस नीलामी पर नजर रखी हुई थी और वह रोंडो के सारे फार्म खरीदना चाहता था। इयन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, इतने बड़े चेंबर को छोड़कर यह सिर्फ कुछ जमीनें क्यों लेना चाहता है? डोमिनिक ने समझाया कि अपने खाने पीने के बिजनेस को बड़ा करने के लिए उसे इन्हीं फार्म की सबसे ज्यादा जरूरत है। इयन को कुछ समझ नहीं आया। पिछली बार उसने रिजॉर्ट कहा था और अब रोज नए नए शब्द सुनने को मिल रहे थे। जब सब लोग बड़ी खरीदारी की तैयारी कर रहे थे, तभी स्टेज पर खड़े अफसर ने अचानक नया नियम सुना दिया। नियम यह था कि हर कोई सिर्फ 2 ही चीजें खरीद सकता है। यह सुनते ही वहां बैठे सारे व्यापारी परेशान हो गए। यह तो साफ था कि कोई अकेले सब कुछ नहीं खरीद सकता। अफसर ने आराम से कहा कि यह फैसला लॉर्ड पैट्रिक का है, ताकि कोई एक आदमी सब पर कब्जा न कर सके। इस बार सबको थोड़ा संभल कर चलना होगा। नियम बदलते ही सारे व्यापारी सोच में पड़ गए कि कौन सी 2 चीजें चुने। डोमिनिक भी परेशान हो गया कि इस कम मौके में वह किस जमीन पर ध्यान लगाए। उसने दूर बैठे पैट्रिक की तरफ देखा, जो बड़े आराम से वहां बैठे हुए थे। डोमिनिक को अब समझ आया। हालांकि इस नियम ने बड़ों पर रोक लगाई थी, पर उस जैसे छोटे व्यापारी के लिए यह एक अच्छा मौका था। वह बहुत खुश हो गया और लॉर्ड की इस समझदारी की तारीफ करने लगा। नीलामी करने वाले ने गला साफ किया और लंबी लिस्ट पढ़ना शुरू किया। चेंबर की बिल्डिंग से लेकर रोंडो के घर, गाड़ियां और गहने तक सब कुछ बिकने के लिए तैयार था। डोमिनिक नीचे बैठा डर रहा था और लगातार प्रार्थना कर रहा था कि उसकी बारी आए। आखिरकार नीलामी करने वाले ने आखिरी जमीन का नाम लिया जो डोमिनिक को चाहिए थी, लुटेविया फार्म। यह नियम सच में कमाल का था। डोमिनिक दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अगर हर कोई सिर्फ 2 चीजें खरीद सकता है तो बड़े लोग सब कुछ अकेले नहीं ले पाएंगे। इस वजह से मुकाबला बहुत कम हो गया था। इयन ने पास से उसकी खुशी देखी और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। नीचे बैठे व्यापारी परेशान थे और दिल में दुआ कर रहे थे कि कोई और उनकी पसंदीदा चीज पर बोली न लगाए। स्टेज से इशारा मिलते ही असली खेल शुरू हो गया। डोमिनिक अब पूरी तरह तैयार था। नीलामी आगे बढ़ी। अगली चीज सामने आते ही वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। नीलामी करने वाले ने बताया कि यह एक ऐसी फ्रॉक थी जो रोंडो को बहुत पसंद थी और उसने इसे खुद पहना था। यह सुनते ही लोग आपस में बातें करने लगे कि ऐसी चीज तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। यहाँ तक कि डोमिनिक ने भी कहा कि अगर कोई उसे यह मुफ्त में दे तो भी वह इसे घर में नहीं रखेगा। लेकिन तभी नंबर 35 ने अपना हाथ उठा दिया। नीलामी करने वाले ने तुरंत उसकी बोली पकड़ ली। आखिरकार वह अजीब फ्रॉक बिक गई।
खरीदने वाला आदमी बड़ा खुश था और कह रहा था कि वह इसे अपनी पत्नी को गिफ्ट देगा। डोमिनिक और इयन यह सुनकर चुप हो गए। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा गिफ्ट दिया तो घर में झगड़ा होना पक्का है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज आई। अगली बोली लुटेविया फार्म की थी। डोमिनिक इसी पल का इंतजार कर रहा था। नीलामी करने वाले ने उस जमीन के बारे में ऐसी बातें बताईं जिसे सुनकर कोई खरीदना न चाहे। जमीन छोटी थी, रास्ता खराब था और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि वहां कोई मजदूर भी नहीं बचा था। पुराने मजदूरों के कागज सही नहीं थे, इसलिए वह जगह अब बिल्कुल खाली थी। उसे खरीदने के बाद नए मजदूर खुद ढूंढने पड़ते। नीचे बैठे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अगर कोई इसे खरीद भी ले तो रास्ता बनाने में ही सारा पैसा डूब जाएगा। वे कह रहे थे कि आज इस नीलामी में ऐसी बेकार चीजें क्यों बेची जा रही हैं। इयन से भी रहा नहीं गया और उसने डोमिनिक से पूछा, क्या तुम सच में इसे खरीदना चाहते हो? यह तो नुकसान का सौदा लग रहा है। लेकिन डोमिनिक बिल्कुल नहीं डरा। उसके लिए यह जगह बिल्कुल सही थी। देखते ही देखते सब तय हो गया। अब सब लोग जश्न मना रहे थे और डोमिनिक को बधाई दे रहे थे कि उसने बहुत सस्ते में अच्छी जमीन ले ली। हालांकि वह फार्म छोटा था, पर वहां की मिट्टी अच्छी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे शुरुआती कीमत पर ही जमीन मिल गई। सब कह रहे थे कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। डोमिनिक ने हंसकर कहा, किस्मत? ये तो इसलिए है क्योंकि मैं अच्छे काम करता हूँ, इसलिए भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एंटोन उसके पास आया और पूछने लगा, तुम उस खराब फार्म पर क्या करने वाले हो? क्या तुम सच में वहां सबको साथ लेकर खेती करोगे? उसे अभी भी पुरानी बातें याद थीं। उसने कहा कि अगर वहां फिर से वैसी अच्छी फसल उगी तो पहले उसे ही देना। डोमिनिक ने आराम से कहा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने काम की बात शुरू की और पूछा कि क्या वह उसे कुछ बीज दिला सकता है। जब उसने लिस्ट दी तो एंटोन उसे देखकर हैरान रह गया। बीज तो मिल जाते, पर इतने सारे अलग अलग बीजों के लिए खाद बनाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन डोमिनिक ने जो कहा उसे सुनकर एंटोन हैरान रह गया। डोमिनिक ने कहा, खाद की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वह इस बार कुछ बड़ा करने वाला था, बिना किसी खाद के बिल्कुल नेचुरल खेती। उसका यह तरीका किसी को समझ नहीं आ रहा था। एंटोन को अभी भी लग रहा था कि यह सही नहीं है। उसने डोमिनिक को समझाया कि बिना खाद के फसल नहीं उगती, पर डोमिनिक ने कहा कि उसे सब पता है और वह इस बार ऑर्गेनिक खेती करेगा। पास खड़ा इयन भी सब सुनकर परेशान था। उसे नए नए शब्द समझ नहीं आ रहे थे और वह नहीं जानता था कि डोमिनिक के दिमाग में क्या चल रहा है। जब खाद की जरूरत नहीं थी तो बीज तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। 4 दिन में सब तैयार हो गया। डोमिनिक ने तो पैसे देने से भी मना कर दिया और बदले में मछलियों से हिसाब चुकाने की बात की। उसका दिमाग सच में बहुत तेज था। बात पक्की होने के बाद उन्होंने साथ में ड्रिंक पी और उनका समझौता पक्का हो गया। डोमिनिक की हालत इस बार बहुत खराब थी। गाड़ी इतनी हिल रही थी कि उसका बुरा हाल हो गया। उसने इयन से गाड़ी रोकने को कहा, पर इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकना आसान नहीं था। इयन ने भी गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह रास्ता बहुत खराब है। कल रात तुमने पार्टी में इतनी शराब क्यों पी? अब भुगतो। डोमिनिक के पास अब बोलने की भी ताकत नहीं थी। वह बस चुपचाप परेशान होता रहा। ऐसा लग रहा था कि इस सस्ते फार्म की पहली मुसीबत यह खराब रास्ता ही था। अच्छी बात यह थी कि आखिरकार सफर खत्म हुआ। गाड़ी धीरे से रुकी और वह जमीन आ गई जिसे सब बेकार समझते थे। गाड़ी से उतरते ही डोमिनिक की हालत ऐसी थी जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। उन्हें लगा था कि यह जगह बहुत छोटी और खराब होगी, पर देखने पर पता चला कि यह फार्म काफी बड़ा और अच्छा था। इयन ने भी हाँ में सिर हिलाया कि यह जगह खेती के लिए बिल्कुल सही है। डोमिनिक ने नीचे बैठकर मिट्टी देखी। उसके पैसे खराब नहीं गए थे। मिट्टी बिल्कुल काली और उपजाऊ थी। लेकिन इयन को खेती के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। काम शुरू करने से पहले ही डोमिनिक अपना सामान ढूंढने लगा और कहने लगा कि उसे एक जरूरी काम करना है। इयन सोचने लगा कि इस सुनसान जगह पर ऐसा क्या काम हो सकता है। डोमिनिक ने हंसकर खाने पीने के बर्तन निकाले। उसके लिए सबसे जरूरी था कि वह अपनी शराब का नाशा उतारने के लिए कुछ बनाए। इयन ने अपना सिर पकड़ लिया। अभी तक जमीन भी नहीं देखी थी और उसे खाने की पड़ी थी। डोमिनिक ने कहा कि जमीन कहीं भाग नहीं रही है, पहले पेट भरना जरूरी है। डोमिनिक ने तुरंत एक बड़े बर्तन में पानी गर्म किया। उसका नशा उतारने का तरीका एक आखिरी चीज पर टिका था। उसने अपने बैग से एक लाल रंग की चीज निकाली जो बिल्कुल ताजा थी। इयन ने पास आकर पूछा कि ये क्या है। डोमिनिक ने हंसकर कहा, ये ताकत देने वाली चीज है, ताजा खून। ये सुनकर इयन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। डोमिनिक ने आराम से कहा कि ये स्वाद सबको समझ नहीं आता। जब उसने देखा कि इयन इसे नहीं खाना चाहता तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे खाने में यह नहीं डालूंगा। इयन को समझाने के बाद डोमिनिक ने अपने हाथ साफ किए और खाना बनाना शुरू किया। जब पानी उबलने लगा तो उसने सब्जियां उसमें डाल दी। उसका खाना बनाने का तरीका बिल्कुल एक प्रोफेशनल जैसा था। जैसे ही खाने से भाप निकली, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। डोमिनिक को खुशबू सूंघकर बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि इससे नशा तुरंत उतर जाएगा। जो इयन पहले मना कर रहा था, खुशबू सूंघकर उसने अपना इरादा बदल लिया और कहा कि उसके खाने में भी थोड़ा खून डाल दो। डोमिनिक हैरान हो गया और बोला, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम इसे कभी नहीं खाओगे। इयन ने अब अपनी बात बदल ली और कहा कि जब खुशबू इतनी अच्छी है तो थोड़ा चख लेता हूँ। डोमिनिक ने हंसकर कहा, हाँ, बिना इसके तो खाने में असली मजा ही नहीं आता। आखिर में उसने थोड़ी मिर्च डाली और साथ में गरम चावल परोसे। इस सुनसान जगह पर उनका पहला खाना अब तैयार था। इतना सारा खाना देखकर डोमिनिक खुद सोचने लगा कि कहीं उसने ज्यादा तो नहीं बना दिया। शायद पुरानी आदत की वजह से उसने इतना ज्यादा खाना बना दिया था। लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। अगर आज खत्म नहीं हुआ तो कल गरम करके खा लेंगे। उसने पहले अपने लिए एक कटोरा निकाला।
पहला निवाला खाते ही उसे बहुत सुकून मिला। इस गरम और मसालेदार खाने के सामने बाकी सब बेकार था। डोमिनिक बड़े मजे से खाना खा रहा था और उसे किसी की परवाह नहीं थी। पास खड़ा इयन उसे देखकर हैरान था क्योंकि वह बहुत अजीब तरीके से खाना खा रहा था। वह कटोरे में रखी लाल चीज को देखकर सोच रहा था कि क्या इसे सच में खाया जा सकता है। लगता है आम लोगों की पसंद समझना आसान नहीं है। जैसे ही इयन खाने की कोशिश करने लगा तभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, वह वहां है। डोमिनिक खाना खाने में बिजी था। दोनों अचानक रुक गए। उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो बहुत सारे लोग गुस्से में उनकी तरफ आ रहे थे। डोमिनिक ने सोचा कि शायद ये पुराने मजदूर हैं जो नए बॉस से मिलने आए हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अजीब था। जब वे लोग पास आए तो उनके हाथों में डंडे और हथियार थे। यह देखकर नहीं लग रहा था कि वे स्वागत करने आए हैं, बल्कि वे तो लड़ने आए थे। उन लोगों ने उन्हें घेर लिया और चिल्लाने लगे, हमने पुराने गुंडे को तो भगा दिया, पर पता नहीं यह नया बॉस कैसा होगा। वे नए बॉस को डराना चाहते थे ताकि आगे के नियम उनके हिसाब से चलें। उनके नेता ने हथियार दिखाते हुए पूछा, क्या तुम यहाँ के नए बॉस हो? डोमिनिक खाने में बिजी था। उसने आराम से कहा, हाँ मैं ही हूँ। यह सुनकर नेता को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाकर बोला, तो फिर ध्यान से सुनो। उस आदमी ने अपना हथियार जमीन पर मारा और चिल्लाया, हम गुलाम नहीं बनेंगे। डोमिनिक ने खाना खाते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग वैसे भी गुलाम नहीं हो। यह सुनकर वे लोग हैरान रह गए। नेता ने रुककर पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? डोमिनिक ने कटोरा पकड़कर पूछा, हाँ, क्या तुमसे हमेशा झूठ बोला गया था? उस आदमी ने सोचा और धीरे से कहा, हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जब दोनों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई, तभी लाची अचानक वहां आ गया। डोमिनिक ने उसे पहचान लिया और कहा, अच्छा, तो तुम यहाँ रहते हो? डोमिनिक ने हंसकर पूछा कि वह कैसा है। लाची ने खुशी खुशी जवाब दिया, आपकी मदद की वजह से मेरा बड़ा काम हो गया। मैं भी अभी कुछ दिन पहले ही गांव वापस आया हूँ। लाची ने अपने पिता से कहा, पापा, ये वही चांगचिंग गांव के प्रधान हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। यह सुनते ही जो लोग गुस्से में थे वे सब हैरान रह गए। उनके नेता ने तुरंत झुककर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही लाची के मददगार हैं। लाची ने बताया कि अगर डोमिनिक मदद न करते तो असली चोर कभी नहीं पकड़ा जाता। डोमिनिक ने भी समझाया कि लाची मजबूर था और उसने यह फार्म बिल्कुल सही तरीके से खरीदा है। अभी बात चल ही रही थी कि अचानक उन सभी लोगों के पेट से आवाज आने लगी। उन्हें बहुत भूख लगी थी। डोमिनिक ने हंसकर कहा, चलो अब सब लोग साथ बैठकर यह गर्म खाना खाते हैं। जो लोग अभी लड़ रहे थे वे अब मजे से खाना खाने लगे। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। डोमिनिक ने देखा कि उन लोगों को बहुत भूख लगी थी और खाना कम पड़ रहा था, इसलिए उसने थोड़ा और खाना बनाने का फैसला किया। उसने जल्दी से मसाले निकाले और खेत से कुछ ताजा सब्जियां तोड़कर लाया। जब वह सब्जी छील रहा था तो इयन ने आकर पूछा कि क्या वह कोई मदद कर सकता है। डोमिनिक ने उसे आलू छीलने और उन्हें पतला पतला काटने को कहा। इयन ने हाँ तो कह दिया, पर डोमिनिक ने कहा, ध्यान रखना, बिल्कुल पतला और बराबर काटना। इयन ने बिना कुछ कहे चुपचाप काम शुरू किया। कौन सोच सकता था कि जो हाथ तलवार चलाते हैं वे चाकू भी इतनी अच्छी तरह चला सकते हैं। गांव वाले देखकर हैरान थे कि एक सैनिक भी आलू इतने अच्छे से काट सकता है। आलू काटने के बाद डोमिनिक ने चैन की सांस ली। चलो एक काम तो हो गया। उसने आलू में थोड़ा आटा और नमक मिलाया और उसे पकाने के लिए बर्तन में डाल दिया। इसके बाद उसने थोड़ी हरी मिर्च डाली जिससे खुशबू और बढ़ गई। यह गरम गरम आलू की टिक्की भूख मिटाने के लिए बिल्कुल सही थी। यह उन भूखे लोगों के लिए सबसे अच्छा खाना था। डोमिनिक और इयन ने सबको गरम गरम खाने को कहा और साथ में एक चटनी भी दी। गांव वालों ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था। खुशबू सूंघ कर ही उनके मुंह में पानी आ गया। चटनी के साथ खाते ही उन्हें मजा आ गया। सबने खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि ऐसा स्वाद उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। डोमिनिक और इयन ने देखा कि इस खाने ने सबका दिल जीत लिया है। तभी डोमिनिक को याद आया कि जब सब लोग यहाँ हैं तो क्यों ना जरूरी बात अभी कर ली जाए। उसने सबसे पूछा, खाना खाने के बाद अब आप लोगों का क्या प्लान है? क्या प्लान? सब लोग सोच में पड़ गए। डोमिनिक ने समझाया कि अब उन्हें पैसे मिल गए हैं और वे आजाद हैं, तो वे अपने घर जाना चाहते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं। उनके नेताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर में उस आदमी ने कहा, सर, हमें खेती के अलावा कोई और काम नहीं आता। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो हम यहाँ रहकर ही काम करना चाहते हैं। उसने यह बात बहुत सच्चाई से कही क्योंकि उनके लिए खेती करना ही सबसे अच्छा था। डोमिनिक ने हाँ कह दिया तो वे लोग खुशी के मारे उसके हाथ पकड़कर शुक्रिया कहने लगे। डोमिनिक यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने नेता का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तो डर था कि पैसे मिलने के बाद आप सब लोग चले जाएंगे। जब सब रहना चाहते थे तो डोमिनिक ने तुरंत कहा कि हम एक पेपर साइन कर लेते हैं। गांव वाले हैरान हो गए कि खेती करने के लिए भी पेपर साइन करना पड़ता है। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। डोमिनिक ने एक पेन निकाला और कहा, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, खेती में कोई खाद नहीं डालेगा। दूसरी, फसल का सारा हिस्सा मेरा होगा। यह सुनकर गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर डोमिनिक ने आगे कहा, इसके बदले में मैं साल में 4 बार आपको सोने के सिक्के दूंगा और अगर काम ज्यादा हुआ तो नए लोगों को बुलाने के लिए अलग से पैसे दूंगा। गांव वाले सोच में पड़ गए। बिना खाद के खेती करना आसान नहीं था, पर डोमिनिक अपनी बात पर अड़ा रहा। सब लोग सोच रहे थे कि यह फायदे का सौदा है या नहीं। नेता ने थोड़ा रुककर पूछा, क्या आप मेरे साथ एक जगह चलेंगे? डोमिनिक और इयन ने बिना सोचे उसके पीछे चलना शुरू कर दिया।
जैसे ही बड़ा दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर डोमिनिक हैरान रह गया। कमरे में अनाज का ढेर लगा हुआ था। डोमिनिक ने पूछा, ये सब क्या है? उस आदमी ने बताया, ये सारी फसल बिना किसी खाद के उगाई गई है। डोमिनिक हैरान रह गया कि बिना खाद के भी इतना सारा अनाज उग सकता है। आदमी ने अब जाकर सच बताया। असल में उन्होंने इस साल पतझड़ में पूरे परिवार के साथ भागने का प्लान बनाया था। अपने आसपास का कचरा देखकर आदमी बहुत दुखी था। बेटा मजदूरी करने चला गया था और दोनों पति पत्नी ने जान लगाकर बस थोड़ा सा अनाज बचाया था। वैसे भी दोनों तरफ मौत ही थी, इसलिए उन्होंने हिम्मत की और अपनी आधी जमीन पर खाद तक नहीं डाली। आए हुए आदमी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि यह अनाज बिक पाएगा? डोमिनिक के तो मजे हो गए। उसने कहा, मुझे यह सब चाहिए और मैं इसके बदले तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा। इस अनाज के मिलते ही उसका बड़ा प्लान अब जल्दी शुरू हो सकता था। लाची सच में बहुत समझदार बच्चा था। उसने डोमिनिक को समझाने के लिए एक आसान सा नक्शा बनाया जिसमें खेत की सारी जानकारी साफ साफ लिखी थी। डोमिनिक यह देखकर खुश हो गया। यह लड़का मेहनती तो था ही, साथ ही इसका दिमाग भी तेज था। अगर इसे पढ़ना और हिसाब किताब सिखाया जाए तो यह एक बेहतरीन मैनेजर बन सकता था। यह सोचकर डोमिनिक ने तुरंत फैसला किया कि अब से फार्म का सारा काम और फसल की देखभाल लाची ही करेगा। अपने सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देखकर लाची को यकीन नहीं हुआ। डोमिनिक ने हंसते हुए कहा, अब मैं इतना बड़ा मालिक होकर रोज खेत में तो नहीं बैठ सकता ना। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। डोमिनिक ने उसे कहा कि अब से उसे जल्दी से पढ़ना और लिखना सीखना होगा। लाची को सच में एक मसीहा मिल गया था। यह सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने का एक बड़ा मौका था। लाची बहुत समझदार था। उसने तुरंत कहा कि डोमिनिक जो भी काम देगा वो उसे अपनी जान लगाकर पूरा करेगा। उसके पिता भी बहुत खुश हुए और अपने बेटे को लेकर डोमिनिक का शुक्रिया अदा करने लगे। अब सीन बदलता है और हम एक भीड़ भाड़ वाले मर्सेनरी गिल्ड में पहुंचते हैं। वहां का स्टाफ पुराना रिकॉर्ड देख रहा था और एक जगह का नाम ले रहा था, एवरग्रीन गांव। वो जगह बहुत दूर न्यू क्लीबर के समुद्र के किनारे थी। ये काम सुनने में मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा लेवल 2 का मैजिक आना चाहिए था, जैसे अलार्म लगाना या कॉपी करना। ये बस एक छोटा सा टेक्निकल काम था। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब थी। एक छोटे से मछुआरों के गांव को अचानक किसी मैजिशियन की क्या जरूरत पड़ गई? स्टाफ को भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता था। उसने कहा, कौन जाने वो क्या सोच रहे हैं। ये काम सच में बेकार है, पैसे भी कम है और जगह भी बहुत दूर है। कोई अच्छा मैजिशियन वहां क्यों जाएगा? लोगों को बुलाने के लिए गाँव वालों ने 3 महीने तक खाना और रहना फ्री दिया था, फिर भी कोई इस काम को करने को तैयार नहीं था। तभी अचानक किसी ने काउंटर पर जोर से हाथ मारा। कौन सोच सकता था कि कोई इसके लिए तैयार हो जाएगा? एक नीले बालों वाली लड़की ने बिना सोचे तुरंत चिल्लाकर कहा, मैं जाऊंगी। लो, डोमिनिक को अपना मददगार मिल ही गया। वो लड़की अभी गाड़ी से उतरी ही थी और अपना सामान लेकर 2 कदम ही चली थी कि सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। वो लड़की खुशी से चिल्ला उठी, वाओ, ये कोई आम गांव नहीं लग रहा था, ये तो बहुत ही सुंदर था। ऐसा लगता है कि ये काम उसकी सोच से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। वो हमेशा से ऐसी ही सुकून वाली जिंदगी चाहती थी। पहले जब उसने गांव आने के बारे में सुना था तो वो थोड़ा डर रही थी, पर अब समुद्र का यह सुंदर नजारा देखकर वो 3 महीने क्या, उससे भी ज्यादा रहने को तैयार थी। इस बार तो सच में किस्मत चमक गई। ये काम बहुत ही बढ़िया मिला है। लेकिन अभी 2 सेकंड भी खुश नहीं हुई थी कि उसके पेट में चूहे कूदने लगे। लगता है सुंदर नजारा भी भूख को मिटा नहीं सकता। देखते ही देखते अंधेरा होने लगा और भूख के मारे बुरा हाल था। ऐसे में सबसे पहले खाने की जगह ढूंढना जरूरी था। जब वो परेशान थी तभी उसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई। यह खुशबू ऐसी थी कि किसी का भी दिल ललच जाए। इतनी अच्छी रोटी की खुशबू आ रही थी तो जरूर कोई अच्छा रसोइया आसपास होगा। अब जगह मिल गई थी तो भूखे पेट आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। उसने खुशबू का पीछा करने का फैसला किया, चाहे उधार ही क्यों न करना पड़े, पर आज खाना तो खाना ही था। खुशबू का पीछा करते हुए वो एक घर में पहुंची। वहां कुछ मर्द आखिरी वॉफल के लिए आपस में लड़ रहे थे। कैरन अपनी उम्र का फायदा उठाते हुए कह रहा था कि यह वॉफल उसका है। डोमिनिक ने मना कर दिया और कहा, यह मैंने अपने हाथों से बनाया है तो मैं क्यों नहीं खा सकता। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाला इयन भी बीच में बोल पड़ा कि उसने तो बस 2 ही खाए हैं और उसका पेट अभी नहीं भरा। खाने के लिए इन मर्दों को आपस में लड़ते देखकर कैरन ने डोमिनिक का मजाक उड़ाया कि वो बहुत पतला है और कहा कि आखिरी टुकड़ा तो सिर्फ ताकतवर को ही मिलना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी लड़की यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे लगा था कि यहाँ खाना मिलेगा, पर प्लेट में तो बस एक आखिरी छोटा सा टुकड़ा बचा था। आसपास कोई दूसरा होटल भी नहीं था। अगर ये आखिरी टुकड़ा भी चला गया तो वो भूख के मारे रास्ते पर ही बेहोश हो जाएगी। इन लोगों को आपस में बेकार की बातें करते देखकर लड़की से अब और इंतजार नहीं हुआ। हालांकि उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, पर इस वक्त पेट भरना सबसे जरूरी था। इज्जत से ज्यादा जरूरी हाथ में पकड़ा वॉफल था। एक झटके में वो वॉफल जिसके लिए सब लड़ रहे थे उसके हाथ में आ गया। यह देखकर कमरे के तीनों लोग हैरान रह गए। डोमिनिक, इयन और कैरन में से किसी ने नहीं सोचा था कि कोई अचानक आकर खाना छीन लेगा। उस लड़की ने बिना परवाह किए जोर से कहा, खाने के लिए शुक्रिया, और एक बड़ा निवाला खा लिया। स्वाद सच में बहुत ही लाजवाब था। उसे मजे से खाते देखकर वो तीनों मर्द एक शब्द भी नहीं बोल पाए। डोमिनिक ने तुरंत पूछा, क्या तुम चोर हो? उस लड़की ने जल्दी से हाथ हिलाकर माफी मांगी और कहा कि भूख के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसका नाम फेरोड डायन था। वो एक लेवल 3 की मैजिशियन थी और यहाँ मर्सेनरी गिल्ड का काम करने आई थी। ये सुनते ही डोमिनिक का गुस्सा ठंडा हो गया। तो ये वही मददगार थी जिसका वो इंतजार कर रहा था।
उसने अपना नाम बताया और कहा कि वो एवरग्रीन गांव का सरपंच है। फेरोट अभी भी शर्मिंदा थी और वॉफल के पैसे देने की बात कर रही थी। डोमिनिक को अब उस वॉफल की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में तो अब कोई दूसरा ही प्लान चल रहा था। खाना खाते ही वो लड़की बहुत खुश हो गई। उसने डोमिनिक का हाथ पकड़कर पूछा, सरपंच जी, क्या ये सच में आपने बनाया है? क्या आप थोड़ा और बना सकते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। खासकर इसके ऊपर की मीठी और कुरकुरी चीज तो बहुत ही लाजवाब थी। वो पैसे देकर इसे खरीदना चाहती थी और उसने यह भी पूछा कि क्या उनके फ्री खाने में यह मिठाई भी मिलेगी। डोमिनिक ने जैसे ही यह सुना, उसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। अगर इसे यह मिठाई इतनी पसंद है तो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। दिन तेजी से बीतने लगे और कुछ ही दिनों में गांव में एक स्कूल शुरू हो गया। फेरोट कमरे में सबसे होमवर्क मांग रही थी और बच्चे भी तुरंत हाँ कह रहे थे। किसने सोचा था कि खाने की शौकीन या मैजिशियन बच्चों के साथ इतने प्यार से रहेगी। डोमिनिक ने जब कमरे में यह सब देखा तो उसे बहुत सुकून मिला। अगर लाची और बाकी बच्चे यह सब सीख गए तो गांव में कभी समझदार लोगों की कमी नहीं होगी। इयन यह देखकर हैरान था। सिर्फ डोमिनिक ही ऐसा सोच सकता था जिसने एक बड़ी मैजिशियन को बच्चों को पढ़ाना और हिसाब सिखाने के काम पर लगा दिया। पर डोमिनिक को इस बात पर बड़ा गर्व था। उसने सोचा, रोज बस एक मिठाई देकर मुझे इतनी बड़ी टीचर मिल गई, यह तो बहुत ही सस्ता सौदा है। पहले तो इयन को डर था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर अब काम की तेजी देखकर उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही काम खत्म होने वाला था तो डोमिनिक ने ओपनिंग की तैयारी शुरू कर दी। लोगों को रखना और उन्हें सिखाना सब जल्दी करना था, क्योंकि इस बार के ग्राहक बड़े घरों की नखरेबाज महिलाएं थीं। सब तैयारियां तो हो गई थीं, पर डोमिनिक के दिमाग में एक ही चिंता थी कि लोगों को इसके बारे में कैसे पता चलेगा। अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो आगे चलकर मुश्किल हो सकती थी। डोमिनिक ने रिजॉर्ट को देखा और एक प्लान बनाया। अगर यह जगह अमीर महिलाओं के बच्चे के जन्म के बाद आराम करने के लिए है तो किसी बड़े नाम वाले को यहाँ बुलाना होगा। उसने इयन से पूछा, क्या हम काउंटेस को चिट्ठी लिखकर यहाँ बुला सकते हैं? इयन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, शायद काउंटेस इस तरह के प्रचार के लिए सही नहीं रहेंगी। डोमिनिक ने यह सुना तो उसका दिमाग तेजी से चला। उसे समझ आया कि वो गलत सोच रहा था। किसने कहा कि यह जगह सिर्फ उन माताओं के लिए है जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है? ऐसी अच्छी जगह पर तो कोई भी आ सकता है। अगर हम अपना तरीका बदलें तो यह बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। डोमिनिक को अब समझ आ गया था, उन्हें ग्राहकों की नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े नाम की जरूरत थी जो सबको इस जगह के बारे में बताए। किसी ऐसी अमीर और इज्जतदार महिला को ढूंढना होगा जिसे आराम की जरूरत हो और जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करती हो। डोमिनिक के दिमाग में एक नाम था। उस महिला के अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता था। दिन बीतते गए और कुछ हफ्ते निकल गए। आखिरकार गांव के बाहर घोड़े की आवाज सुनाई दी। एक सुंदर गाड़ी धीरे धीरे अंदर आई। गाड़ी में बैठे इंसान ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, यह समुद्र किनारे का छोटा गांव तो काफी साफ सुथरा है। लगता है डोमिनिक का मेहमान आ गया है। आने वाली महिला कोई आम नहीं थी, वो विस्काउंटेस नोएला थी। उनके पति विस्काउंट थोड़े परेशान लग रहे थे। उन्हें लगा कि इतनी दूर इस गरीब गाँव में एक आम होटल देखने आना बस समय की बर्बादी है। पर उस महिला ने हंसते हुए कहा, तुमने अभी तक काउंटेस सिंक्लेयर को नहीं देखा है। मैं इस बार उस सरपंच को अपने साथ ले जाऊंगी और उसे अपना रसीला खाना बनाने वाला शेफ बनाऊंगी। उसे पहले ही पता चल गया था कि डोमिनिक ने काउंटेस को कोई न्योता नहीं भेजा था, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो डोमिनिक को दिखाएगी कि असली अमीरी क्या होती है। वो यहाँ सिर्फ छुट्टियां बिताने नहीं आई थी, बल्कि डोमिनिक को अपने साथ ले जाना चाहती थी। अगर डोमिनिक खुद तैयार हो गया तो न्यू क्लीबर के लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डोमिनिक पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। उसने प्यार से कहा, हमारे रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं यहाँ का मैनेजर और सरपंच डोमिनिक हूँ। विस्काउंटेस ने कहा, आखिरकार हम मिल ही गए। जब से मैंने काउंटेस के बारे में सुना था, मैं आपसे मिलना चाहती थी। डोमिनिक ने मिठास से जवाब दिया, आप जैसे वीआईपी मेहमान का मुझे याद रखना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। यह सुनकर वो महिला हैरान रह गई। वीआईपी? ये शब्द तो बड़ा नया था। डोमिनिक ने हंसते हुए बताया, वीआईपी हमारा एक नया शब्द है जिसका मतलब है सबसे खास मेहमान। फिर उसने मजाक में कहा, शायद मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए दिल की बात मुंह पर आ गई। कृपया बुरा मत मानिएगा। वो महिला बहुत खुश हो गई और अपना मुंह छुपाते हुए बोली, ये लड़का कितनी मीठी बातें करता है। डोमिनिक ने ताली बजाई और सबको काम पर लगने को कहा। अब जगह तैयार थी तो उनके रहने का इंतजाम करना था। उसने नौकरों को सामान उठाने को कहा और दोनों बड़े लोगों को अंदर ले गया। उसने उन्हें आराम से रहने की शुभकामनाएं दी। विस्काउंट को भी कोई गलती नहीं मिली। उसे लगा कि सरपंच भले ही छोटा है पर मेहमान नवाजी अच्छी तरह जानता है। विस्काउंट चलते चलते कहने लगा, यह जगह सुंदर तो है पर है तो एक होटल ही। मुझे लगता है 3 दिन में मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा। डोमिनिक ने पीछे से यह सुना और धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, तुम यहाँ से जा पाओगे या नहीं ये तो मेरे ऊपर है। लेकिन 2 कदम चलते ही दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उनका नखरा एक झटके में गायब हो गया। सामने की इतनी बड़ी इमारत देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह कोई आम होटल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा महल जैसा था। इसे देखकर उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आ गई। नौकर ने आगे चलकर उन्हें कमरा दिखाया। उसने बताया कि एक तरफ सोने का कमरा है और दूसरी तरफ काम करने के लिए एक छोटा सा कैबिन है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। नौकर ने खिड़की के पास जाकर कहा, आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है, और उसने बड़ा पर्दा हटा दिया। खिड़की के बाहर का सुंदर नजारा सामने आ गया। नौकर ने कहा, यह हमारे मेहमानों के लिए अलग से बनाया गया समुद्र का किनारा है।
आप जब चाहें यहाँ धूप का मजा ले सकते हैं। जो लोग अभी नखरे दिखा रहे थे वो चुपचाप देखते रह गए। ऐसी सुविधा तो शायद राजा महाराजाओं को भी नहीं मिलती होगी। समुद्र का इतना सुंदर नजारा देखकर विस्काउंट का दिल पिघल गया। उसने प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी जान। विस्काउंटेस ने भी खुश होकर अपने पति को जवाब दिया। अब सीन बदलता है। रिजॉर्ट के किनारे धूप खिली हुई थी। डोमिनिक आराम से कुर्सी पर लेटा हुआ था और सोच रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो गया। इयन ने पास खड़े होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम कामयाब हो गए? डोमिनिक ने अपने हाथ सिर के पीछे रखे और हंसते हुए कहा, अगर पहले दिन कोई शिकायत नहीं आई तो समझो आधा काम हो गया। देखो यहाँ कितना सुकून है। यह एक बेहतरीन शुरुआत है। लेकिन अभी वो खुश ही हो रहा था कि दूर से एक गुस्से वाली आवाज आई, सरपंच जी। फेरोट गुस्से में भागती हुई आई और चिल्लाई, यह तो हद हो गई। उसने डोमिनिक और इयन पर गुस्सा निकालते हुए कहा, सरपंच जी, काम बहुत ज्यादा है। सुबह बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, दोपहर को नौकरों को तमीज सिखानी पड़ती है और रात को मैजिक ठीक करना पड़ता है। वो गुस्से में बोलती गई कि यह धोखा है, उसे आराम करने का बिल्कुल समय नहीं मिल रहा। पर डोमिनिक बिल्कुल नहीं डरा। उसने बात बदलते हुए उस ओवन के बारे में पूछा जो उसने बनाया था। डोमिनिक ने एक रंग बिरंगी मिठाई का डिब्बा निकाला और कहा, इस नए ओवन की वजह से मैंने ये मैकरोन बनाए हैं। इसे बनाना मुश्किल है पर खाने वाले इसके दीवाने हो जाते हैं। फेरोट अभी भी गुस्से में थी। उसे लगा कि एक छोटी सी मिठाई देकर उसे मनाना आसान नहीं है। लेकिन डोमिनिक ने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया और एक मिठाई उसके मुंह में डाल दी। स्वाद चखते ही उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। मिठाई खाते ही फेरोट चुप हो गई। वो अभी भी धीरे से बड़बड़ा रही थी पर उसकी नाराजगी खत्म हो चुकी थी। डोमिनिक ने मौका देखकर उसे एक और काम दे दिया। फेरोट के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाती हुई काम पर चली गई। इयन यह सब देखकर अपना सिर हिलाने लगा। एक मिठाई का लालच दे रहा था और दूसरी खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ये दोनों ही अजीब थे। सजावट का काम खत्म होने के बाद डोमिनिक ने कल की एक्सरसाइज क्लास के बारे में सोचा। इयन को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि अमीर घरों की लड़कियां ऐसी मेहनत करने को तैयार होंगी। डोमिनिक बिल्कुल शांत था। उसने इयन से एक सोने के सिक्के की शर्त लगाने को कहा। इयन सोच में पड़ गया क्योंकि एक सेना का जवान हारने से नहीं डर सकता था। लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह समुद्र के किनारे सच में भीड़ लग गई। जो लड़कियां कभी मेहनत नहीं करती थीं, वो सब एक्सरसाइज करने लगी थीं। डोमिनिक यह देखकर खुश हो गया। इयन को न चाहते हुए भी अपना सोने का सिक्का निकाल कर देना पड़ा। लेकिन अभी पैसे हाथ में आए ही थे कि एक नौकर भागता हुआ आया और चिल्लाया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मिसेस ओवेन को बच्चा होने वाला है। डोमिनिक ने जल्दी से पूछा, पर उनका समय तो 2 महीने बाद था ना? लगता है बच्चा 1.5 महीने पहले ही हो रहा है। डोमिनिक ने तुरंत डॉक्टर और डिलीवरी रूम का इंतजाम करने को कहा। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी। सब लोग बिना घबराए अपना काम करने लगे और पंडित भी तुरंत वहां पहुंच गया। डोमिनिक को अब थोड़ा सुकून मिला। सब लोग अपनी जगह पर तैयार थे। अब बस देखना था कि सब ठीक से होता है या नहीं। मिसेस ओवेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो बुरे हाल में थीं। डॉक्टर ने उन्हें हौसला दिया और सांस लेने को कहा। हर एक सेकंड बहुत जरूरी था। बच्चा समय से पहले हो रहा था, इसलिए माँ बहुत डरी हुई थी। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो कोई कुछ नहीं कर पाता। तभी पंडित की प्रार्थना ने काम किया। एक रोशनी चमकी और उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। जब सभी बड़े लोग वहां थे तो डरने की कोई बात नहीं थी। अपने बच्चे को सही सलामत देखने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा रही थी। तभी बच्चे के रोने की आवाज आई और सबकी जान में जान आई। एक प्यारा सा बेटा हुआ था। मिसेस ओवेन ने हिम्मत नहीं हारी और दोनों माँ बेटा बिल्कुल ठीक थे। यह एक चमत्कार था। यह खबर हवा की तरह फैल गई। रात तक पूरे रिजॉर्ट में इसी की बात हो रही थी। कुछ अमीर महिलाएं चाय पीते हुए इसी बारे में बातें कर रही थीं। सब हैरान थे कि डॉक्टर और पंडित इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। पता चला कि यहाँ पहले से ही सारी तैयारी थी और बच्चे के जन्म के बाद आराम करने का भी इंतजाम था। ये तो कमाल हो गया। अब सभी अमीर प्रेग्नेंट महिलाएं यहाँ आने की तैयारी करने लगीं। डोमिनिक का बिजनेस अब बहुत बड़ा होने वाला था। एक महिला ने धीरे से बताया कि उसने नौकरानी से सुना है बच्चा होते वक्त कमरे में किसी बाहर वाले को आने नहीं दिया गया। दूसरी महिला ने कहा, अच्छा, तभी जब मैं आशीर्वाद देने जा रही थी तो उन्होंने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया था। उन्होंने बिस्तर के चारों तरफ पर्दा लगा दिया था ताकि डॉक्टर और पंडित के अलावा कोई और अंदर न देख सके। विस्काउंटेस यह सुनकर हैरान रह गईं। उनके यहाँ तो बच्चा होते वक्त सबका देखना आशीर्वाद माना जाता था। किसने सोचा था कि ये होटल वाले नियम बदल देंगे। पर अगर वो ध्यान से सोचे तो जब उसका पहला बच्चा हुआ था, अगर उसे भी ऐसी शांत जगह मिलती तो उसे सबके सामने परेशान नहीं होना पड़ता। अब तो इस जगह का नाम सब जगह फैल गया। दुनिया का पहला बच्चे के जन्म के बाद आराम करने का सेंटर डोमिनिक ने बना दिया था। यह नया तरीका सभी अमीर महिलाओं के बीच बहुत मशहूर हो गया। डोमिनिक अपना हिसाब किताब देखकर बहुत खुश था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका सारा कर्ज जल्दी ही खत्म हो जाएगा। कैरन ने कहा, तुम लालचियों की तरह हंस रहे हो, पर कोई क्या करे, लोगों ने तो पतझड़ तक की बुकिंग पहले से ही कर ली थी। सब यहाँ बच्चा पैदा करने आना चाहते थे। तभी इयन ने एक सुझाव दिया कि गांव में एक मंदिर बनाना चाहिए। पंडित भी यही चाहता था क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे भगवान का आशीर्वाद इस जमीन पर उतना ही बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि डोमिनिक को इसके लिए पैसे नहीं देने थे। जो अमीर महिलाएं यहाँ आई थीं, उन्होंने खुशी खुशी इतने पैसे दान दिए कि मंदिर आराम से बन सकता था। यह तो बिल्कुल मुफ्त का फायदा हुआ।
डोमिनिक तुरंत हाँ कहना चाहता था, पर मंदिर बनाना एक बड़ा काम था, इसलिए गांव वालों से पूछना जरूरी था। कैरन ने जब मंदिर के बारे में सुना तो उसे यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने पक्का कहा कि गांव का कोई भी आदमी इसके खिलाफ नहीं होगा, बल्कि सब खुश होंगे। वैसे भी इस मंदिर के लोग किसी पर दबाव नहीं बनाते, इसलिए सभी लोग यही चाहते थे। कैरन थोड़ा जल्दी में रहता था। बात खत्म होते ही वो फैक्ट्री का काम देखने चला गया। उसका इस तरह काम करना सबको अच्छा लगता था। कैरन के जाने के बाद इयन ने धीरे से डोमिनिक से पूछा, क्या तुम्हें इस पुराने सरपंच पर इतना यकीन है? इयन को उसकी ईमानदारी पर शक नहीं था, पर उसे लगता था कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो कहीं कोई बड़ी गलती ना कर दे। डोमिनिक ने मुस्कुराकर कहा, भले ही उसे पढ़ना नहीं आता, पर उसने जिंदगी में जो सीखा है वो किताबों में नहीं मिलता। वो लोगों को और बातों को अच्छी तरह समझता है और कभी परेशान नहीं होता। ऐसे पुराने लोगों का तजुर्बा पढ़ाई से भी ज्यादा काम आता है। इयन ने भी हाँ में सिर हिलाया। ये सच है, एक समझदार बुजुर्ग की बात सबसे ज्यादा कीमती होती है। डोमिनिक की बात सुनकर इयन को समझ आया कि चाहे कोई बड़ा आदमी हो या आम इंसान, हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। डोमिनिक ने उसे सीरियस देखकर मजाक किया, तो इसका मतलब मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ। इयन ने इस बार मना नहीं किया, बल्कि कहा, लगता है मुझे आगे से थोड़ा और सीखना होगा। तभी डोमिनिक ने एक डायरी निकाली और इयन को दिखाई। उसमें लिखा था कि सबसे ताजा सब्जियों से खाना बनाना है। इयन ने उसे देखा और पूछा, अब ये क्या नया काम है? क्या तुम अब कोई होटल खोलने वाले हो? डोमिनिक ने सिर हिलाया और कहा, अभी हमारा रिजॉर्ट चल रहा है, पर ऐसी सुविधा तो कोई भी बना सकता है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कोई और कॉपी न कर सके। इयन को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, ऐसा कौन सा काम है जो कोई नहीं कर सकता? डोमिनिक ने मुस्कुराकर कहा, टूरिज्म। जब डोमिनिक इस काम में लगा था, तभी सिंक्लेयर के किले से जोर से हंसने की आवाज आई। थियोडोर खबर पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। उसने कहा, यह लड़का तो कमाल है। मेरे पैसे लेकर उसने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए रिजॉर्ट बना दिया और आशीर्वाद देने आए अमीर लोगों को बाहर ही रोक दिया। थियोडोर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बहादुर कहे या पागल। वैसे तो वो अपनी उम्र की वजह से घर से बाहर नहीं निकलता था, पर अब इस गांव के बारे में सुनकर उसे लगा कि उसे बाहर निकलना चाहिए। आखिरकार उसकी उम्र में उसे एक बड़ा तलवारबाज बनाने में डोमिनिक का ही हाथ था। अब जब मिलना ही है तो एक अच्छा तोहफा लेकर जाना होगा। पता नहीं डोमिनिक को यह तोहफा पसंद आएगा या नहीं। थियोडोर अब सच में बहुत ताकतवर हो गया था। उसके आते ही राज्य को एक नया और बड़ा तलवारबाज मिल गया था। अब वो सबसे पहले अपने प्यारे पोते से मिलना चाहता था। सीन बदलता है। डोमिनिक और इयन एक घोधा गाधी में जा रहे हैं। मौसम देखकर लगता है कि कोई जरूरी काम करने के लिए अच्छा दिन है। डोमिनिक ने अचानक सीरियस होकर कहा कि वो इयन को एक जरूरी सलाह देना चाहता है। इयन को उसकी इस आदत का पता था। उसने सीधे कहा कि जो कहना है जल्दी कहो, फालतू बातें मत करो। लेकिन जब डोमिनिक ने मुंह खोला तो वो इयन को अपनी तरफ खींचना चाहता था। वो चाहता था कि इयन अपना मेन बेस उसके गाँव में ले आए। इस नाइट को मनाने के लिए उसने अपना सबसे बड़िड्डा हथियार निकाला। अगर तुम आ गए तो तुम्हें जितना मन चाहे स्पाइसी राइस केक्स खाने को मिलेंगे। लेकिन इयन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर आज लॉर्ड्स की मीटिंग का दिन था और डोमिनिक की फालतू बातें करने की बीमारी फिर से शुरू हो गई थी। डोमिनिक को लगा कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। जब रिपोर्ट टाइम पर दे दी थी तो लोगों को इतनी दूर बुलाना बस परेशान करना ही तो है। इयन ने जल्दी से उसे चुप कराया। आखिर चिट्ठियों में झूठ लिखना आसान होता है। सामने मिलकर ही पता चलता है कि नीचे कोई गड्ढा तो नहीं चल रही। बात तो सही थी, पर डोमिनिक के चेहरे को देखकर लगता था कि इस मीटिंग के पीछे की कहानी उसकी सोच से भी ज्यादा गहरी है। डोमिनिक अभी भी बड़बड़ा रहा था कि इस जगह पर एक मेल तक नहीं भेजा जा सकता। इयन ने जल्दी से उसे दिलासा दिया और कहा, लॉर्ड सच में तुम्हारी इज्जत करते हैं। डोमिनिक को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अगर वो मेरी इज्जत करते हैं तो हर बार मुझे किडनैप करने की तरह जबरदस्ती क्यों खींच लाते हैं? जब बात भटकने लगी तो डोमिनिक ने फिर से स्पाइसी राइस केक्स की बात करके ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन इयन ने उसे तुरंत पकड़ीडीएच लिया और कहा कि यह सब बंद करो। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, डोमिनिक सबकी नजर में आ गया। ये सारे बूढ़े लोग उसके गांव के साथ बिजनेस करना चाहते थे। कोई उसे शराब पीने और बिजनेस की बात करने के लिए बुला रहा था, कोई अपनी लोहे की खदान दिखा रहा था और कोई तो रिजॉर्ट बुक करना चाहता था ताकि उसकी बहू वहां बच्चा पैदा कर सके। सबकी नजर उस पर थी जैसे वो कोई बेडिडा फायदा देने वाली चीज हो। डोमिनिक को पाने के लिए ये बूढ़े लोग आपस में लड़ डहने ही वाले थे। डोमिनिक उनके बीच फंसा हुआ था और उसे लग रहा था कि यह मीटिंग खेती करने से भी ज्यादा थका देने वाली है। जब माहौल बिगड़ने वाला था तभी बटलर ने दरवाजा खोला और अंदर आया। उसने कहा कि अभी एक आखिरी काम बाकी है। गांव के सरपंच ये सुनकर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि अभी खेती का बहुत काम है, हमारे पास यहाँ रुकने का वक्त नहीं है। बटलर ने एक ही बात से सबको शांत कर दिया। उसने कहा कि यह लॉर्ड ने मीटिंग के बाद खुद जरूरी काम बताया है। अब कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि लॉर्ड की बात सबको माननी थी। जो लोग अभी चिल्ला रहे थे वो तुरंत बिल्कुल शांत हो गए। बटलर ने एक सरकारी कागज निकाला और गंभीर आवाज में कहा, ठंड आने से पहले हमें मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़नी होगी। हर गांव को इसकी तैयारी पहले से करनी होगी। यह खबर सुनते ही जो सरपंच घर जाकर खेती करना चाहते थे वो सब खुश हो गए। लगता है इस साल सच में कुछ बड़ा होने वाला है। मॉन्स्टर्स से लड़ना सुनने में बहुत डरावना लगता है। डोमिनिक ने अपने मन में सोचा, क्या यह खतरनाक नहीं है? पास खड़े सरपंच ने यह सुना तो वो हंसने लगा।
डोमिनिक का डरता हुआ चेहरा देखकर वो समझ गया कि वो पहली बार ऐसी किसी चीज का हिस्सा बन रहा है। सरपंच ने नक्शे पर उंगली रखकर समझाया, हमारे साउथ की तरफ समुंदर और रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ मॉन्स्टर्स बहुत कम हैं। हमें दूसरी जगहों की तरह रोज जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। जब मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तभी हम उन्हें साफ करने के लिए लोग भेजते हैं। डोमिनिक को अभी भी हैरानी हो रही थी, अगर इसमें खून खराबा होना है तो ये बूढ़े लोग त्योहार की तरह खुश क्यों हैं? सरपंच ने हंसकर कहा, खतरा तो है पर इसमें पैसा भी बहुत है, क्योंकि ऐसी अचानक होने वाली जंग के लिए अनाज और लोग लॉर्ड को हमारे गांव से ही खरीदने पिडी डालते हैं। ये कोई जंग नहीं है, ये तो लॉर्ड हम सबको पैसे दे रहे हैं, इसलिए सबकी आंखें चमक रही हैं। डोमिनिक को यह सुनकर बुरा लगा। उसका अपना गांव अभी बहुत गरीब था, इसलिए लगता था कि इस कमाई से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जब वो उदास हो रहा था तभी बटलर ने अचानक उसका नाम लिया और कहा कि लॉर्ड उससे अकेले में मिलना चाहते हैं। डोमिनिक हैरान रह गया, इतने सारे सरपंच हैं तो सिर्फ मुझे ही क्यों बुलाया? बटलर ने कोई फालतू बात नहीं की और सीधे जाने का इशारा किया। अब डोमिनिक बच नहीं सकता था, सच कहें तो यह किडनैप होने जैसा ही था। दो गार्ड्स ने डोमिनिक को दोनों तरफ से पकड़ीदा और अंदर ले गए। उस बिडिडे और सुंदर दरवाजे से गुजरकर डोमिनिक और इयन चुपचाप लॉर्ड के सामने घुटनों के बल बैठ गए। पैट्रिक ने अपनी ऊंची सीट पर बैठकर सीधे पूछा, तुमने मॉन्स्टर्स के खिलाफ जंग की बात तो सुन ही ली होगी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। डोमिनिक हैरान हो गया और अपनी नाक पर उंगली रखकर पूछा, मुझे? क्या आप मुझ जैसे छोटे इंसान को कोई ऑफर दे रहे हैं? पैट्रिक ने हंसकर एक ऐसी बात कही जो किसी ने नहीं सोची थी। वो चाहता था कि डोमिनिक जंग के मैदान में जाकर आर्मी का मेन शेफ बने। डोमिनिक यह सुनकर और हैरान हो गया। उसने सोचा, यह काम तो आर्मी के डॉक्टर या बेडिडे शेफ का होना चाहिए, मुझ जैसे खेत चलाने वाले का क्या काम? पैट्रिक ने मना नहीं किया और कहा, बात तो सही है, महल के शेफ का खाना सच में बहुत अच्छा होता है, लेकिन पिछली बार जब प्रैक्टिस हुई थी तब डोमिनिक ने जो हुनर दिखाया था उसके बाद मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डोमिनिक को अब बहुत पछतावा हो रहा था। अगर मुझे पता होता तो मैं मोरू वायरस को ठीक करने में इतनी मेहनत नहीं करता। अब ज्यादा काबिल होने की वजह से मुझे यह मुश्किल काम मिल गया। यह काम सुनने में ही बहुत थका देने वाला लगता है और पैसे भी कम मिलेंगे। डोमिनिक ने अपने मन में सोचा, मैं तो अब रिजॉर्ट का मालिक हूँ, हर महीने बैठे बैठे सोने के सिक्के मिलते हैं, तो मैं जंग में जाकर परेशान क्यों हूँ? इयन ने साइड से उसे देखा और पूछा, क्या तुम सोच रहे हो कि लॉर्ड के इस ऑफर को मना कर दो? उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर लग रहा था कि वो डोमिनिक को खा जाएगा। वो जैसे डोमिनिक को याद दिला रहा हो कि तुम एक छोटे से सरपंच हो, तुम्हारे पास नखरे करने की हिम्मत कहाँ से आई? पैट्रिक गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने हंसते हुए कहा, लगता है कुछ तांबे के सिक्के देकर तुम जैसे बिजी आदमी को नहीं बुलाया जा सकता। डोमिनिक डर के मारे कांप गया। उसने अपना सिर जमीन पर रखा और जोर से बोला, लॉर्ड, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उसने जल्दी से बात संभाली और कहा, सोल्जर्स के लिए खाना बनाना बहुत बेडिड्ढा काम है, मैं तो बस डर रहा था कि मेरा खाना अच्छा ना बना तो सब निराश हो जाएंगे। पैट्रिक ने हंसकर कहा, अगर तुम बात समझते हो तो यह काम आसान हो गया। फिर उसने एक बेडिड्ढी बात कही, अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो इनाम में सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के नहीं मिलेंगे, बल्कि वो मिलेगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। डोमिनिक हैरान होकर सोचने लगा, मुझे अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैट्रिक ने आराम से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे चलाते चांगचिंग गांव काफी आगे बढ़ रहा है। डोमिनिक ने अपना सिर और नीचे कर लिया। उसे डर था कि कहीं लॉर्ड उससे पैसे न मांग लें। उसने जल्दी से कहा, यह सब बस अफवाहें हैं, हमारे गांव में तो कोई गार्ड पोस्ट भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। पैट्रिक ने उसकी गरीबी का नाटक देखकर मजाक उड़ाया, गरीब दिखने की तुम्हारी यह आदत पुरानी है, अगर अफवाहें झूठ हैं तो लगता है मुझे अपना इनाम भी बदलना पड़ेगा। मैंने सुना था कि तुम्हारे गाँव पर टैक्स का बहुत बोझ है, इसलिए मैं तुम्हारा टैक्स कम करने वाला था, लेकिन अगर तुम्हारा गाँव इतना अच्छा चल रहा है तो टैक्स कम करने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स कम न होने की बात सुनकर डोमिनिक परेशान हो गया। यह तो सच में बहुत सारे पैसे का नुकसान था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, लॉर्ड, आप तो बिल्कुल भगवान जैसे हैं। इयन को बहुत गुस्सा आया। एक छोटा सा सरपंच लॉर्ड के बोलते वक्त बीच में बोल रहा है। बड़े लोगों की नजर में यह अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। जब दोनों बाहर जा रहे थे तो इयन ने पूछा कि अभी जो तुमने शब्द कहा उसका क्या मतलब है? डोमिनिक ने आराम से कहा, यह हमारे पहाड़ी इलाके की भाषा है, इसका मतलब है भगवान भला करे। डोमिनिक को इतना बेपरवाह देखकर इयन को लगा कि कहीं यह बगावत तो नहीं करना चाहता। उसका हाथ तलवार पर चला गया, पर डोमिनिक अभी भी अपना कान साफ कर रहा था। डोमिनिक के दिमाग में अभी सिर्फ टैक्स कम करने की बात चल रही थी। अगर गांव का खर्चा बच जाए तो जंग में जाकर खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सौदा किसी भी तरह नुकसान का नहीं था। वो पास गया और कुछ अंदर की बात जानना चाहता था। उसने पूछा कि मॉन्स्टर्स के खिलाफ इस जंग की क्या कहानी है, कोई छोटी सी खबर ही बता दो। लेकिन इयन ने उसे गुस्से से देखा और एक शब्द भी नहीं बोला। उसने कहा कि वो भी पहली बार ऐसी चीज देख रहा है और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डोमिनिक को अब थोड़ा सुकून मिला। लगता है यह डरावना दिखने वाला नाइट भी इस काम में नया है।
जब किसी को नहीं पता तो डोमिनिक ने कहा कि हमें मेन शेफ से बात करनी चाहिए, लेकिन इयन का दिमाग अलग चल रहा था। उसने याद दिलाया कि लॉर्ड को सोल्जर्स की खुशी देखनी है, इसलिए सीधे सोल्जर्स से पूछना ही सबसे सही होगा। वो सोच ही रहे थे कि किससे पूछें, तभी सामने एक जाना पहचाना चेहरा मिला। वो लाल बाल वाला सोल्जर डोमिनिक को देखकर खुश हो गया। डोमिनिक पिछली बार की बात नहीं भूला था। उसने उसे सी फूड खाते वक्त ध्यान रखने को कहा। बातें खत्म होने के बाद जरूरी काम शुरू हुआ। डोमिनिक ने बताया कि अब वो इस जंग के खाने का ध्यान रख रहा है। वो जानना चाहता था कि रोज अपनी जान जोखिम में डालने वाले इन सोल्जर्स को सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है। लाल बाल वाला सोल्जर अच्छे से बोला, सोल्जर्स को ज्यादा नखरे नहीं होते। जब तक खाना बहुत खराब न हो सब खा लेते हैं। आखिर रोज की ट्रेनिंग और मुश्किल काम से सब थककर चूर हो जाते हैं। जो भी मिलेगा सब खत्म कर देंगे। डोमिनिक ने सोचा, इनकी जरूरत तो मेरी सोच से भी कम है। तभी लाल बाल वाले सोल्जर को एक बात याद आई। उसने कहा कि पुराने सोल्जर्स कहते थे कि जब भी मॉन्स्टर्स से लड़ने जाते हैं तो हर जगह के लॉर्ड अपने सोल्जर्स भेजते हैं, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो पीडीडी डोस के गांव के सोल्जर्स मजे से मीट खाते हैं, जिसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है, और हम लोग एक कोने में बैठकर सूखी रोटी चबाते हैं। डोमिनिक ने सुनते ही जल्दी से लिखना शुरू किया। ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये तो दो जगहों के बीच इज्जत का मामला था। अगर मुकाबला है तो हम पीछे नहीं रह सकते। ये इज्जत का सवाल है, हमें कुछ बेडिडिडा और अच्छा करना होगा। डोमिनिक ने तुरंत फैसला किया, इस बार हम सिर्फ पेट नहीं भरेंगे बल्कि अच्छा खाना खाएंगे। नर्म रोटी, मीट, ताजे फल और सैलेड, सब कुछ होना चाहिए। पास खड़े इयन के पसीने छूट गए। उसने डोमिनिक को पकड़ा और कहा, तुमने मेन्यू तो बड़ा अच्छा बनाया है, पर क्या तुमने बजट के बारे में सोचा है? इयन ने उसे समझाया, मेन्यू कितना भी अच्छा हो, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। पहले अकाउंटेंट के पास जाओ और देखो कि हमारे पास कितने पैसे हैं। डोमिनिक ने उसकी बात मानी और बजट का कागज लेने चला गया, लेकिन कागज हाथ में आते ही उसके होश उड़ से कैसे। डोमिनिक उस कागज को देखता रहा। उसने कहा, तो आपका मतलब है कि इतनी मेहनत के बाद हमें सिर्फ इतने ही पैसे मिलेंगे? क्या आपको पता है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट कब सबसे ज्यादा परेशान होता है? जब वो रोज खाने की चीजों को मिलाने के लिए दिमाग लगाता है, या फिर जब वो किचन में उन लोगों को काम नहीं समझा पाता जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, या फिर जब उसे एक एक पैसा बचाने के लिए बहुत सोचना पीडीडी देता है। हन चिंगमिंग को सबसे बुरा तब लगता है जब इतनी मेहनत के बाद भी बच्चे बिना देखे शिकायत करते हैं कि फिर से वही सब्जी है, जबकि पीडीडी ढोस के स्कूल में अच्छा खाना मिल रहा है। वो ऐसी परेशानी से थक चुका था। डोमिनिक ने उस कागज को देखा और उसका दिल बैठ गया। इतनी दौड़ भाग के बाद आखिर में सिर्फ इतना ही मिला। सामने खड़े ऑफिसर ने उसे समझाया, ये बजट पीडीडी ढोस के बैरन डेल्ट के हिसाब से है, बल्कि हमने 2% ज्यादा ही दिया है, इसलिए निराश मत हो। डोमिनिक ने गुस्से से कहा, वो अलग हैं, हम उनके जैसे क्यों बने? ऑफिसर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, यह कहानी लंबी है। चंगचिंग गांव नया है, इसलिए तुम्हें यहाँ की बातें नहीं पता। पूरे एम्पायर में डेल्ट का इलाका अपनी अच्छी जमीन के लिए जाना जाता है। वहां के लोग कभी भूखे नहीं रहते। डोमिनिक ने भी माना कि वो जगह सच में बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफिसर ने आगे कहा, वो जगह कितनी भी अच्छी हो, वहां एक बड़ी मुसीबत है, और वो है वहां के सोल्जर्स। ये बात अजीब लग रही थी। आर्मी तो सबकी रक्षा करती है, तो वो मुसीबत कैसे बन गई? ऑफिसर ने कहा, अगर लोग रोज पेट भरकर खाएंगे तो अपनी जान जोखिम में कौन डालेगा? बैरन डेल्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए हमेशा परेशान रहता है। उसे लगता है कि बाहर के लोगों से काम करवाना शर्म की बात है, इसलिए पिछली बार जब मॉन्स्टर्स से लड़ना था तो उसने दिखावा करने के लिए एक अजीब काम किया। डोमिनिक को तुरंत समझ आ गया। उसने पूछा, क्या उसने सोल्जर्स के खाने में कुछ गिड्डी से? ऑफिसर ने हंसकर कहा, हाँ, और उसका यह तरीका काम कर गया। डोमिनिक अब सब समझ गया था। सारी बातें अब साफ हो गई थीं। सिंक्लेयर परिवार हमेशा से नाइट्स का परिवार रहा है। उन्हें इस बात पर बहुत घमंड था, लेकिन किसने सोचा था कि पैट्रिक के वक्त एक नाइट परिवार का लॉर्ड सिर्फ हिसाब किताब करने वाला बन जाएगा। पैट्रिक के लिए परिवार की इज्जत सबसे बढ़कर थी। खासकर आर्मी से जुद्धी बातों में वो पुराने लॉर्ड से पीछे नहीं रहना चाहता था। लेकिन किसने सोचा था कि जो जंग में कभी नहीं हारा वो खाने के खर्चे में पिचद्ध जाएगा। डोमिनिक ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसी बात थी तो पहले ही साफ साफ कह देना चाहिए था, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब जब सच पता चल गया था तो आगे का काम आसान हो गया। डोमिनिक ने एक प्लान बना लिया। जाने से पहले ऑफिसर ने उसे फिर से समझाया कि डेल्ट में चीजें सस्ती हैं, इसलिए इतने कम पैसे में काम करना बहुत मुश्किल होगा। जरूरी बातें खत्म होने के बाद उस बूढ़े ने अचानक पूछा कि क्या रिजॉर्ट में कोई खाली कमरा है। उसने कहा कि उसकी बहू बच्चा पैदा करने वाली है, इसलिए वो एक अच्छी जगह चाहता है। रात बहुत हो चुकी थी, पर डोमिनिक के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। वो हिसाब की किताब देखकर परेशान हो रहा था। बजट उनके जितना ही है, पर उनके पास सामान हमसे ज्यादा है। ऐसे वक्त में कोई नया तरीका अपनाना बिल्कुल नामुमकिन था। जब वो परेशान था तभी इयन ने दरवाजा खोला और अंदर आया। उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। उसने एक ठंडी सांस भरी और कहा कि इस बार वो शायद कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे इस जंग का कमांडर बना दिया गया है। डोमिनिक ने यह सुना तो उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। कमांडर अपना ही आदमी है। डोमिनिक ने इयन को देखा और सोचा, ये ऐसी शक्ल बनाकर क्या मुझसे तारीफ सुनना चाहता है? डोमिनिक ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? कमांडर को तो सबसे आगे रहना पीडीडी देता है ना? इयन ने पूछा।
क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? डोमिनिक ने हंसकर कहा, नहीं, मैं तो बस इसलिए डर रहा हूं कि कहीं तुम सोल्जर्स के सामने पगडीट दे न जाओ, फिर इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। इयन को बुरा लगा और उसने कहा, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही डोमिनिक ने उसे रोक दिया। ठीक है, अब हम अपना अपना काम करते हैं। मुझे खाने का प्लान फिर से बनाना होगा। गुड लक। डोमिनिक को बिना पीछे देखे जाता देखकर इयन कुछ नहीं बोल पाया। एक नाइट को एक सरपंच ने पसंद नहीं किया। दुनिया सच में बदल गई है। डोमिनिक ने फिर से पेन उठाया। मुसीबत बड़ी ढीढ़ी थी। लगता है शुरू से ही हम गलत रास्ते पर चल रहे थे। अगले दिन डोमिनिक ने जल्दी से सारा सामान ऑर्डर कर दिया। लेकिन एंटोन ने जब लिस्ट देखी तो वो हैरान रह गया। क्या यह सामान कुछ ज्यादा ही कम है? उसने तो अपने पैसे से डोमिनिक के लिए मसाले खरीदने की कोशिश भी की। डोमिनिक ने तुरंत मना कर दिया। अगर हमने किसी और से मदद ली तो लॉर्ड पैट्रिक की इज्जत का क्या होगा? चिंता मत करो, मेरे पास पहले से एक प्लान है। खाने से ज्यादा उसे अभी कुछ लोहार और बरहई की जरूरत थी और साथ में कुछ अल्कोहल लैंप्स भी चाहिए थे। देखते ही देखते आर्मी ने घाटी में अपना कैंप लगा लिया। यह नजारा काफी बेडिडा था। पैट्रिक अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा और हंसते हुए सबको हेलो कहा। माफी चाहता हूँ, रास्ते में थोड़ी देर हो गई। आप सबको इंतजार करना पड़ा। तभी एक मोटा और गंजा आदमी पास आया। वो बैरन डेल्ट था। बैरन डेल्ट ने अजीब आवाज में कहा, मैंने नहीं सोचा था कि लॉर्ड सिंक्लेयर खुद यहाँ आएंगे। उसने आगे कहा, आपके पास इतने अच्छे नाइट्स हैं, आप घर पर आराम कर सकते थे। यहाँ परेशान होने की क्या जरूरत थी? ये बात सुनने में तो अच्छी थी, पर पैट्रिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह बूढ़ा सांड साफ साफ उसका मजाक उड़ा रहा था। बैरन डेल्ट की इस बात पर पैट्रिक चुप नहीं रहा। उसने हंसकर कहा कि वो खुद अपनी आंखों से सोल्जर्स की ताकत देखना चाहता है। फिर उसने बदला लेते हुए कहा, मैंने सुना है कि बैरन की तलवारबाजी बहुत अच्छी है, इस बार देखने को मिलेगी। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। बैरन डेल्ट अब हंस नहीं पा रहा था। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनकी आंखें मिलते ही गुस्सा भड़क उठा। बैरन को लगा कि पैट्रिक बस दिखावा कर रहा है और जबरदस्ती लड़िएच रहा है। यह बिल्कुल बच्चों जैसा था। जब बातें अच्छी नहीं चल रही थीं, तो वहां वक्त खराब करने का कोई मतलब नहीं था। एक आदमी ने हाथ हिलाकर पहले खाना खाने की सलाह दी। बैरन डेल्ट ने फिर से चालाकी से कहा, जंग में काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने हाल ही में एक किताब से सीखा है कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। उसके आदमी ने पूछा, कैसे? तो बैरन ने हंसकर कहा, अगर सोल्जर से काम करवाना है तो पहले उनका पेट भरना होगा। फिर उसने बात बदली और सबके सामने गरीबी का रोना रोने लगा। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि सब अच्छा खाएं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतनी बातें करने के बाद उसकी असली चाल सामने आई। उसने पैट्रिक की तारीफ करते हुए कहा, आप तो साउथ के सबसे बड़े लॉर्ड हैं, आपके सोल्जर्स का खाना तो बहुत अच्छा होगा ना? पैट्रिक उसकी चाल समझ गया था। उसने आराम से कहा, हाँ बिल्कुल, बिना पेट भरे काम कौन करेगा? बैरन डेल्ट इसी बात का इंतजार कर रहा था। वो जोर से हंसा और बोला, जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो वो पैट्रिक से कुछ सीखना चाहता है। उसने एक टेबल पर खाना लगवाया और कहा कि यह लॉर्ड के स्वागत के लिए है। पैट्रिक ने उसे गुस्से से देखा और सोचा कि देखना होगा यह क्या चाल चल रहा है। जैसे ही खाना आया, बैरन नाटक करने लगा, ओहो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारे सोल्जर्स रोज ऐसा ही सस्ता खाना खाते हैं, लेकिन खाने में नमकीन मीट, बीन्स, गर्म सूप और रोटी थी। पास खड़े सोल्जर्स हैरान रह गए। जंग के रास्ते में ऐसा खाना देना, इसके लिए कितने पैसे और सामान की जरूरत होती है? बैरन डेल्ट अभी भी नाटक कर रहा था। उसने कहा, सामान कितना भी अच्छा हो, अगर शेफ अच्छा ना हो तो सब बेकार है। हमने कोशिश तो की, पर यह खाना कुछ खास नहीं है। फिर उसने जोर से कहा, लेकिन फिर भी ये सिंक्लेयर परिवार के खाने से बेहतर नहीं हो सकता। पैट्रिक ने यह सुना तो वो बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि हंसकर बोला, जब तुमने ऐसी बात कही है तो मैं मना नहीं कर सकता। पैट्रिक को इतनी जल्दी हाँ कहते देखकर बैरन डेल्ट मन ही मन हंसा। उसे लगा कि पैट्रिक बस अपनी इज्जत बचाने के लिए हाँ कह रहा है। वो देखना चाहता था कि यह गरीब लॉर्ड क्या खाना लाता है। पैट्रिक को पूरा यकीन था कि वो जीतेगा। वो सबको अपने सोल्जर्स का खाना दिखाने ले गया। उसे लगा कि इस बार वो उसे हरा देगा। लेकिन सीन बदला तो डोमिनिक परेशान होकर अपने बाल खींच रहा था। अभी तो पहला दिन शुरू हुआ है और उसे लग रहा है कि उसकी जान निकलने वाली है। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। सब लोग जल्दी जल्दी सामान उठा रहे थे ताकि कोई गलती न निकल सके। इयन वहां से गुजर रहा था। उसने इस अफरा तफरी को देखकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। पास खड़ी सोल्जर ने सिर हिलाकर कहा, डोमिनिक तब से आर्मी के डर के बारे में बड़बड़ा रहा है। लगता है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इयन ने डोमिनिक को देखा। उसे कुछ अजीब लगा। उसके बात करने का तरीका और सबको काम समझाने का ढंग किसी आम आदमी जैसा नहीं था। डोमिनिक वहां बहुत बिजी था। इयन को हैरानी हो रही थी कि वो सोल्जर्स को इतने अच्छे से कैसे संभाल रहा है, जैसे ये काम उसे पहले से आता हो। तभी किसी ने जोर से कहा कि सब तैयार हो जाओ। लेकिन पैट्रिक अंदर आया और हंसते हुए सबको बैठने को कहा। उसने कहा कि खाने के वक्त ये सब करने की जरूरत नहीं है। यह देखकर बैरन डेल्ट हैरान रह गया। डोमिनिक ने अचानक अल्कोहल लैंप्स मांगे। सामने खड़े एंटोन ने हैरान होकर कहा, इसकी आग तो बहुत कम होती है, इससे खाना गर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन डोमिनिक ने कहा कि उसे वही चाहिए। एंटोन को समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। कभी लोहार को बुलाता है, कभी बरहई को। कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसका प्लान क्या है। तभी डोमिनिक ने एक अजीब मुस्कान दी। उसने एक ऐसा शब्द कहा जो किसी ने नहीं सुना था, बफेट।
डोमिनिक ने तुरंत काम शुरू किया और एक बढ़िया इंतजाम किया। यह उसका खुले मैदान में बफेट था। यह देखकर सब हैरान रह गए। किसी ने पहले कभी ऐसे खाना नहीं खाया था। पास खड़ी डे नाइट ने तुरंत समझ लिया। उसने कहा, अच्छा तो वो अल्कोहल लैंप्स खाने को गर्म रखने के लिए हैं। जो मन करे वो खाओ। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। पैट्रिक ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने कहा, यह मेरे शेफ का आइडिया है। जब मैंने पहले सुना तो मुझे भी समझ नहीं आया, पर अब देखकर मजा आ गया। बैरन डेल्ट ये देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इस खाने में बहुत पैसे खर्च हुए होंगे। कोई आम लॉर्ड इतना खर्चा नहीं उठा सकता। पैट्रिक ने हंसकर कहा, बैरन आपको गलत फहमी हुई है। हमारे सोल्जर्स के खाने का खर्चा आपके जितना ही है। बैरन डेल्ट यह सुनकर हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? पैट्रिक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और डोमिनिक को आगे किया। उसने कहा, यह काम शेफ का है तो वही इसके बारे में बताएगा। डोमिनिक ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह अच्छा मौका है। अगर इस बार काम अच्छा रहा तो टैक्स कम होना पक्का हो जाएगा। वो जल्दी से आगे गया और पूछा, लॉर्ड मेरे लिए क्या हुक्म है? बैरन डेल्ट को अभी भी यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि बजट पक्का हद से बाहर चला गया है और उन्हें शक था कि कहीं पैट्रिक ने चुपके से अलग से पैसे तो नहीं खर्च किए। लेकिन डोमिनिक बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि यह तो रोज का आम खर्चा है। एक एक पैसा सही जगह लगाया गया है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। बैरन ने जब मेज पर भरा हुआ मांस और सब्जियां देखी तो वो और परेशान हो गए। इतनी सारी चीजें बिना पैसे के कैसे आ सकती हैं? पैट्रिक ने उन सब्जियों की तरफ इशारा किया और कहा, यह देखने में भले ही ज्यादा लग रही हैं, पर सब बजट के अंदर ही हैं। एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े बैरन अभी गुस्से में भड़क उठेंगे। तभी डोमिनिक खुद आगे आया। उसने पैट्रिक से पूछा कि क्या वो सब समझा सकता है। पैट्रिक ने हाँ में सिर हिलाया। अब सबकी नजर इस छोटे से बावर्ची पर थी। डोमिनिक ने सबसे पहले तो यह माना कि इतना सारा खाना बनाने में पैसा लगता है, पर उसकी आगे की बात सबसे जरूरी थी। डोमिनिक ने कहा, फौजी भाई इतनी मेहनत करते हैं तो उनके खाने में कमी नहीं की जा सकती, इसलिए हमने दूसरी जगह से पैसे बचाए हैं। बैरन यह सुनकर उलझन में पड़ गए। खाने के सामान के अलावा खाना बनाने में और कहां से पैसा बचाया जा सकता है? डोमिनिक ने सीधे असली बात बताई और वो थी मजदूरी का खर्चा। यह सुनते ही बैरन और आसपास के सिपाही दंग रह गए। अगर लोग ही कम कर दिए तो खाना कौन बनाएगा? डोमिनिक ने समझाया, आमतौर पर 200 लोगों का खाना बनाने, सब्जी धोने, काटने और बर्तन साफ करने में कितने सारे लोगों की जरूरत होती है। अगर सिपाही मदद भी करें तो भी यह बहुत बड़ा काम है। पर अगर डोमिनिक ने ऐसा कहा था तो पक्का उसके पास कोई आसान तरीका होगा। डोमिनिक ने सच बताया, इसीलिए दूसरे इलाके के लोग हमारी तरह खाना नहीं दे पाते। लोग कम होने से न सिर्फ उनकी मजदूरी बची, बल्कि उन बावर्चियों के खाने का खर्चा भी बच गया। पर पास खड़े एक नाइट को अभी भी समझ नहीं आया, अगर लोग कम होंगे तो खाना बनना ही बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन जब सबने कैंटीन में देखा तो सब हैरान रह गए। डोमिनिक ने वहां सेल्फ सर्विस का तरीका शुरू कर दिया था। सिपाही लाइन में लगकर खुद अपनी थाली लेते थे और जितना चाहे खाते थे। किसी परोसने वाले की जरूरत ही नहीं थी। डोमिनिक ने समझाया, इससे न सिर्फ लोग बचे बल्कि बावर्चियों को खाना और स्वादिष्ट बनाने के लिए ज्यादा वक्त मिल गया। बैरन को अभी भी शक था, इतनी सारी चीजें हैं तो खाने के सामान का खर्चा तो कम नहीं हुआ होगा ना। डोमिनिक ने इस बार बिल्कुल सच बात कही। यह असल में चुनने की बात है। हर बावर्ची चाहता है कि वो सबसे अच्छा सामान इस्तेमाल करे, पर सबका पेट भरने के सामने वो महंगी और दिखावे वाली चीजें बाद में आती हैं। डोमिनिक को लगता था कि दिखावे की महंगी चीजों से बेहतर है कि सबको भरपेट खाना मिले। यही एक बावर्ची का असली फर्ज है। आखिर जंग के मैदान में कोई भी भूखे पेट नहीं लड़ना चाहता। पैट्रिक अब समझ गया था। इसीलिए खाते वक्त मुझे लगा कि इस खाने में मसाले आमतौर से ज्यादा हैं। डोमिनिक ने हंसते हुए उनकी समझ की तारीफ की। यह असल में उसकी एक छोटी सी चाल थी। जब इंसान थककर चूर हो जाता है तो वो स्वाद नहीं ढूंढता, उस वक्त उसे ताकत के लिए नमक और एनर्जी चाहिए होती है। सिपाहियों को मजे से खाते देखकर समझ आ गया कि इस खाने ने उनका दिल जीत लिया है। डोमिनिक ने पैसे बचाने का अपना राज बताया। सामान भले ही सबसे महंगा ना हो, पर अच्छा जरूर है। अगर मसाले अच्छे से डाले जाएं तो सिपाही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बैरन इस बार पूरी तरह मान गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, लॉर्ड आज मुझे एक नई बात सीखने को मिली। डोमिनिक ने चैन की सांस ली। चलो, इन जिद्दी लोगों को उसकी बात समझ आ गई। उसने तुरंत पैट्रिक की तरफ देखकर अपना फायदा ढूंढा। लॉर्ड, क्या मेरा काम अच्छा था? पर पैट्रिक का जवाब देखकर डर लगने लगा। उन्होंने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। रात के अंधेरे में डोमिनिक अकेला बाहर बैठकर खुश हो रहा था और फल खाते हुए सोच रहा था, यह फल कितना मीठा है। उसने सोचा कि इस बार उसने अपने दुश्मन को पीछे छोड़ दिया है। अब पैट्रिक को ऐसी छोटी बातों के लिए खुद नहीं आना पड़ेगा। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला। यह सबसे बड़ी खुशखबरी थी। इलाके के अच्छे काम की वजह से सरकार ने टैक्स को 20% कम कर दिया था, और वो भी पूरे 3 साल के लिए। डोमिनिक अब बिल्कुल आजाद हो गया था। काम पूरा हो गया था। अब तो बस आराम के दिन थे। न तो मॉन्स्टर से लड़ना था और हर रात थोड़ी शराब भी मिल जाती। जिंदगी कितनी आरामदायक हो गई थी। पर पीते पीते उसे लगा कि कुछ कमी है। अगर इस वक्त शराब के साथ फ्राइड चिकन होता तो मजा आ जाता। जब खाने का मन किया तो उसने सोचा खुद ही बना लेता हूँ। तभी इयन पता नहीं कब वहां आया और बोला, तुम रोज खाना बनाते हो, फिर भी अभी खाने के बारे में ही सोच रहे हो। डोमिनिक उस वक्त नशे में था। उसने हंसते हुए कहा, अरे नाइट साहब आ गए। इयन ने जमीन पर खाली बोतलें देखी और गुस्से में बोला,
तुमने कितनी पी ली है? यह सुनसान जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कैंप से बहुत दूर हो। अगर कुछ हो गया तो बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। डोमिनिक ने लापरवाही से हाथ हिलाया। इतने सारे लोग यहाँ हैं, कौन सा मॉन्स्टर अपनी मौत बुलाने आएगा? और अगर कोई खतरा आया भी तो तुम मुझे बचाओगे ना? वो बोलते बोलते लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और फेंकने लगा। कुछ हुआ तो मैं उसे उठाकर फेंक दूंगा। पर 3 सेकंड भी नहीं हुए और वो खुद गिर गया। कौन सोच सकता था कि इतना बड़ा बावर्ची किसी मॉन्स्टर से नहीं बल्कि एक छोटे से पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाएगा। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। इयन पहाड़ी के ऊपर से चिल्ला उठा, शेफ क्या तुम ठीक हो? मैंने पहले ही कहा था कम पिया करो, अब लग गई ना? डोमिनिक नीचे अपना सिर सहला रहा था। वो सच में जोर से गिरा था। उसका नाशा भी आधा उतर गया था। वो जवाब देने ही वाला था कि तभी इयन की आवाज अचानक बदल गई। आवाज मत करो, बिल्कुल मत हिलना। डोमिनिक हैरान रह गया। अब क्या हो गया? बस एक बार गिरा ही तो हूं। तभी एक चिपचिपा पानी उसके कंधे पर गिरा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक बहुत बड़ी काली मकड़ी उसे घूर रही थी। इयन ऊपर से डर के मारे कांप उठा। यह एक ग्रूट मकड़ी थी जिसकी आंखें खराब होती हैं और वो सिर्फ आवाज सुनकर शिकार ढूंढती है। इयन ने जैसे ही देखा कि मामला खराब है तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने जोर से पैर पटका और चिल्लाया, इधर देखो, अगर यह मॉन्स्टर आवाज से शिकार ढूंढता है तो शोर मचाना ही सही होगा। इसी तरह डोमिनिक बच सकता था। पर डोमिनिक ने जैसे ही ऊपर देखा उसके होश उड़ गए। यह सिर्फ एक नहीं थी, झाड़ियों में ढेर सारी लाल आंखें चमक रही थीं। डोमिनिक तुरंत चिल्लाया, इयन बच के, ये तो बहुत सारी हैं। पर इयन बिल्कुल नहीं घबराया। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें बदल गईं और उसने अपनी तलवार निकाल ली। अब इन मकड़ियों की खैर नहीं थी। उसने एक ही झटके में उन सारे मॉन्स्टर्स को ढेर कर दिया जो अभी हवा में उड़ रहे थे। डोमिनिक साइड में खड़ा होकर देखता ही रह गया। वाह, यह तो बहुत ही कमाल था। इयन ने बिना पीछे मुड़े अपनी तलवार अंदर रखी और ठंडी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आए, पर अब तुम हमेशा के लिए सो जाओ। डोमिनिक ने यह सुना तो उसकी तारीफ धरी की धरी रह गई। उसने तुरंत कहा, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है। इयन ने पीछे मुड़कर पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? डोमिनिक ने चैन की सांस ली। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। मुझे बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। इयन को यह सब बातें नहीं सुननी थी। अगर तुम ठीक हो तो मेरे साथ चलो। डोमिनिक हैरान होकर बोला, कहाँ जाना है? इयन बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने लगा, लॉर्ड को बताने कि यहाँ मॉन्स्टर्स आए हैं। डोमिनिक को खड़ा देखकर इयन ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जल्दी चलो। यह मामला सोचने से ज्यादा गंभीर था। अगर स्पाइडर क्वीन ने इस वक्त खुद को बदल लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रात के वक्त कैंप में सब इसी बारे में बात कर रहे थे। किसने सोचा था कि वो मॉन्स्टर सच में आ जाएंगे और एक साथ 22 आ गए। अच्छा हुआ कि जल्दी पता चल गया, इसलिए सिपाहियों को कुछ नहीं हुआ। पर इस बात में कुछ अजीब जरूर था। बैरन भी परेशान थे। ऐसी मकड़ियां आमतौर पर गुफाओं के अंदर रहती हैं। अगर वो झुंड में बाहर आ रही हैं तो पहाड़ पर कोई बड़ी मुसीबत आई है। इयन ने आगे आकर कहा कि यह बात इतनी आसान नहीं है। अगर ऐसी अनोखी चीज सामने आई है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है। इयन ने साफ साफ कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि स्पाइडर क्वीन अपनी खाल बदल रही है। एक बार जब उसने खाल बदल ली तो वो पागल होकर खाना जमा करने लगेंगे। ये कोई मजाक नहीं है। पास खड़े नाइट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस मकड़ियों की रानी ही तो है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? इयन ने सिर हिलाया, बात इतनी आसान नहीं है। वो मकड़ियां जिस रानी की पूजा करती हैं वो कोई मकड़ी नहीं है, बल्कि वो सेंटिनेला नाम का एक मॉन्स्टर है जो एक बहुत बड़ा कनखजूरा है। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। डोमिनिक ने इयन से पूछा, अगर वो दुश्मन है तो ये मकड़ियां उसके लिए खाना क्यों ढूंढ रही हैं? बैरन ने कहा, शायद यह उनका टैक्स देने का तरीका हो। मकड़ियां उस कनखजूरे को खाना देकर अपनी जान बचाती हैं। पर डोमिनिक को अभी भी यह बात अजीब लग रही थी। उसने असली बात बताई, मकड़ियां चिकन का मांस खाती हैं, पर कनखजूरे को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों का खाना अलग है। अब सब उलझन में पड़ गए। अगर वो कनखजूरे के लिए खाना नहीं ला रही हैं तो फिर किसके लिए ला रही हैं? डोमिनिक के दिमाग में एक बात आई, क्या पता यह शिकार उस कनखजूरे के लिए हो ही ना। उनकी यह बात सुनकर पैट्रिक हैरान रह गया। डोमिनिक ने आगे कहा, शायद वो किसी और मॉन्स्टर को खाना दे रही हैं ताकि वो उस कनखजूरे को मार सके। अब मामला सच में बहुत बड़ा हो गया था। पैट्रिक एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे सिपाहियों को बुलाया और एक टीम बनाई। उनका एक ही काम था, मकड़ी और कनखजूरे के पीछे का राज पता करना, और अगर मौका मिले तो उस बड़े कनखजूरे को मार देना। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। पैट्रिक ने कहा कि उन्हें अपने साथ एक और आदमी को ले जाना होगा। डोमिनिक हैरान रह गया। आखिर में उसकी बारी कैसे आ गई? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके हाथ में एक तलवार थमा दी गई। अब तो उसे जबरदस्ती जाना ही था। डोमिनिक बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। उसे लगा कि यह उसकी जान लेने की चाल है। पर इयन ने उसकी एक न सुनी और कहा, अगर अब भागने की कोशिश की तो फौज के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। डोमिनिक अभी भी बड़बड़ा रहा था कि वो कोई सिपाही नहीं है तो वो अपनी जान जोखिम में क्यों डाले। पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब उसे इस मुसीबत में पड़ना ही था। इयन ने तो हद ही कर दी। उसने सीधे बोल दिया कि डोमिनिक अब से फौज का हिस्सा है। डोमिनिक गुस्से में बोला, ये कानून किसने बनाया? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डोमिनिक ने सोचा कि मरना तो वैसे भी है तो डरना क्या। इयन ने उसे समझाया कि अगर वो कीड़ों पर नजर रखेगा तो सब उसकी रक्षा करेंगे। डोमिनिक ने मन में सोचा, जब मैं पहले काम करता था तो रोज साहब के लिए कनखजूरे पकड़ता था। किसने सोचा था कि आज वही काम मेरी जान बचाएगा।
तभी अचानक ऊपर से एक तेज चिल्लाने की आवाज आई। डोमिनिक डर के मारे कांप उठा। उसे लगा कोई चील है, पर इयन ने उसे पहचान लिया। वो एक उड़ने वाला ड्रैगन था। शायद वो अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर आया था। अच्छा हुआ कि वो दूर था। डोमिनिक ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि इयन ने कहा, हमें शाम होने से पहले मकड़ियों का घर ढूंढना होगा। उसने जैसे ही यह कहा, आगे खड़े सिपाही को कुछ मिला। पास जाने से पहले ही एक बहुत गंदी बदबू आई। वो बदबू इतनी खराब थी कि कोई भी बेहोश हो जाए। इसीलिए सबको जल्दी पता चल गया, क्योंकि वहां ढेर सारी लाशें थीं। जमीन पर मॉन्स्टर्स की लाशें देखकर लग रहा था कि वो अंदर से सड़ चुकी हैं। इयन ने डोमिनिक से पूछा, ये सब देखकर क्या लगता है? डोमिनिक को भी पक्का नहीं पता था, पर एक बात तो साफ थी कि जो इन सबको खा सकता है वो बहुत बड़ा होगा। डोमिनिक को एक पुरानी बात याद आई, अगर खाना ज्यादा हो और कोई दुश्मन न हो तो ये कीड़े बहुत बड़े हो सकते हैं। इयन ये सुनकर डर गया। उसे लगा कि वो मॉन्स्टर लोगों के सोचने से भी ज्यादा बड़ा होगा। अभी बात चल ही रही थी कि जमीन हिलने लगी। डोमिनिक ने खुद को समझाया, शायद ये कोई आम भूकंप होगा, पर अगले ही पल पूरा पहाड़ हिलने लगा। यह भूकंप नहीं था, बल्कि कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ रहा था। वो आ गया। जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकला। डोमिनिक तो डर के मारे कांपने लगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सब समझते थे कि अगर ये बाहर आ गया तो आसपास के सारे गांव खत्म हो जाएंगे। इसे अभी रोकना होगा। अपने परिवार और इलाके के लिए सिपाही अपनी जान पर खेल गए। डोमिनिक को मदद की चिंता थी, क्योंकि यह लड़ाई बहुत मुश्किल थी। अगर इयन को कुछ हो जाता तो कोई कुछ नहीं कर पाता, पर इयन पीछे नहीं हटा। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। डोमिनिक यह देखकर हैरान रह गया कि वो कितना बहादुर है। जंगल में रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। डोमिनिक ने जब जख्मियों को आते देखा तो उसका दिल बैठ गया। ऐसे मॉन्स्टर को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता था। इयन कोशिश कर रहा था, पर उस कनखजूरे की खाल बहुत मोटी थी और वो बहुत तेज था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब मारे जाएंगे। तभी डोमिनिक को एक पुरानी बात याद आई। कहानी पीछे चली गई जब वो कैंप में था। पुराना साथी जमीन पर कनखजूरे को देख रहा था। उन लोगों को लगता था कि मुर्गी अगर कनखजूरा खा ले तो वो बहुत ताकतवर हो जाती है। मकड़ी कनखजूरे से डरती है और कनखजूरा मुर्गी से डरता है। अगर यह मॉन्स्टर एक कनखजूरा है तो क्या हम इसका दुश्मन ढूंढकर इसे हरा सकते हैं? डोमिनिक ने ऊपर देखा तो उसे उड़ने वाले ड्रैगन दिखे। ऐसा लग रहा था कि वो सब इसी पहाड़ पर आ रहे हैं। अब वहां और अफरा तफरी मच गई। इयन अभी भी लड़ रहा था और चिल्लाकर कह रहा था, इसके जोड़ों पर वार करो और जख्मियों को पीछे ले जाओ। पर तभी इयन ने देखा कि डोमिनिक अपनी जगह से हिला भी नहीं था। किसने सोचा था कि ऐसी मुश्किल में डोमिनिक के हाथ में एक आग की बोतल होगी? इयन गुस्से में बोला, ये पागल क्या कर रहा है? इस वक्त भागने के बजाय क्या वो इस बोतल से लड़ेगा? इयन ने जोर से चिल्लाया, डोमिनिक तुम क्या कर रहे हो? जल्दी भागो। पर डोमिनिक ने जैसे ही बोतल फेंकी, सब डर गए। अगर निशाना चूक गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पहले तुमने मुझ पर चिल्लाया और अब कह रहे हो नीचे झुको। इतने में इयन हवा में उछला और उसने हवा में ही उस मॉन्स्टर पर जोर से वार किया। हर तरफ आग ही आग फैल गई। वो मॉन्स्टर चाहे जितना भी मजबूत हो, इस बार उसे चोट जरूर लगेगी। आग बहुत तेज थी। वो मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगा। ऐसा लगा कि दोनों का प्लान काम कर गया। डोमिनिक तुरंत भागकर गया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? इयन को बहुत गुस्सा आया। तुमने मुझ पर आग फेंकी। क्या तुम्हें पता है कि अपने बड़े ऑफिसर पर वार करने का क्या अंजाम होता है? डोमिनिक ने उसे खींचते हुए कहा, अभी ये सब छोड़ो और छुपने की जगह ढूंढो। इयन ने कहा, मुझे छोड़ो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पर डोमिनिक ने उसकी एक न सुनी और उसे जबरदस्ती वहां से ले गया। इस वक्त हीरो बनना मौत को बुलाना था। अब मुसीबत और बढ़ गई। आसमान में ढेर सारे उड़ने वाले ड्रैगन आ गए। इयन लड़ने के लिए तैयार था, पर डोमिनिक ने पीछे से कहा, तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? जब मुर्गियां आ गई हैं तो तुम बीच में क्यों जा रहे हो? इयन को समझ नहीं आया। कौन सी मुर्गियां? डोमिनिक ने कहा, यह तो सबको पता है। कनखजूरा मकड़ी को खाता है और मुर्गी कनखजूरे को खाती है। इस वक्त तो मुझे पागल हो जाना चाहिए। डोमिनिक पीछे हटते हुए चिल्लाया, जल्दी छुपो। अगर हम इन मॉन्स्टर्स के बीच फंस गए तो बच नहीं पाएंगे। अभी उसने बोला ही था कि आसमान से ड्रैगन नीचे झपट पड़े। अब सब कुछ हाथ से निकल गया। सारे ड्रैगन उस आग के गोले पर टूट पड़े और उसे काटने लगे। इयन यह सब देखकर हैरान था। उसने पूछा, क्या तुम पहले से जानते थे कि ड्रैगन इस कनखजूरे को खाते हैं? डोमिनिक ने झाड़ियों से कहा, मुझे बस थोड़ा सा शक था, पर मुझे पता था कि अगर ड्रैगन ने इसे देख लिया तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं। इयन ने सोचा कि इस लड़के की किस्मत अच्छी है या यह बहुत चालाक है। डोमिनिक ने समझाया, अभी ड्रैगन के बच्चे पैदा करने का समय है, तो वो अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे होंगे। अपने घर के पास वो किसी और मॉन्स्टर को कैसे रहने दे सकते हैं? और ये बड़ा कनखजूरा तो उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छा खाना है। इयन ने उसकी बात मानी और कहा, ठीक है, तुम्हारी बात में दम है। जब खतरा टल गया तो डोमिनिक ने अपने इनाम के बारे में सोचा, तो क्या अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा? उसका काम सच में बड़ा था। पैट्रिक ने पास आकर उसे ऑफिसर डोमिनिक कहा, तुम्हारे दिमाग की वजह से हमारा कोई आदमी नहीं मरा। तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। डोमिनिक फौज में नहीं था, इसलिए उसे बड़ा पद तो नहीं मिल सकता था, पर पैट्रिक ने उसे बड़े ऑफिसर जितना पैसा और एक सिल्वर मेडल दिया। आसपास के सिपाही बहुत खुश थे और सब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। पर डोमिनिक खुश नहीं था। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद बस इतना सा मिला? मैंने तो कुछ और ही सोचा था।
मेरा तो नुकसान हो गया। इयन को तो इससे भी बड़ा इनाम मिला होगा, पर डोमिनिक को अभी दूसरों की चिंता नहीं थी। अपने हाथ में चमकता हुआ मेडल देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ये बस भारी है, इसका कोई काम नहीं है। ये तो बस एक लोहे का टुकड़ा है। इयन ने जब उसे परेशान देखा तो पूछा, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? डोमिनिक ने पूछा, क्या तुम अभी भी कमांडर हो? इयन ने मना किया और कहा कि उसने अपना काम लॉर्ड को सौंप दिया है और अब वो अपना पुराना काम करेगा। पुराना काम? इयन ने कहा, लॉर्ड सिंक्लेयर ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने को कहा है। डोमिनिक समझ गया कि यह रक्षा नहीं बल्कि उस पर नजर रखने का तरीका है। डोमिनिक ने इयन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा कमांडर का काम तो जल्दी खत्म हो गया, पर मेरे इस छोटे से मेडल के सामने तुम्हारा दुख कम होगा। डोमिनिक ने उस मेडल को हिलाते हुए पूछा, तुम तो बहुत समझदार हो, पर इस लोहे के टुकड़े को बड़ा इनाम कहना गलत नहीं है। इयन ने उसे समझाया, यह सिल्वर मेडल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इससे तुम कोई भी चीज बदल सकते हो। इस मेडल से तुम जीती हुई चीजों में से सबसे महंगी चीज अपने लिए चुन सकते हो। डोमिनिक हैरान होकर बोला, तो इसका मतलब सबसे महंगी चीज? इयन ने कहा, हाँ, वो उस बड़े कनखजूरे की खाल है। अब वो खाल तुम्हारी हो सकती है। अभी कुछ देर पहले डोमिनिक गुस्सा दिखा रहा था, पर अब वह तुरंत घुटनों पर बैठकर शुक्रिया अदा करने लगा। वह लॉर्ड की लंबी उम्र की दुआएं दे रहा था। उसका रंग बदलता देख पास खड़ा इयन तो हैरान रह गया। हालांकि मॉन्स्टर से लड़ने का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, पर डोमिनिक को पहले ही परमिशन मिल गई थी कि वह एवरग्रीन टेरिटरी वापस जाकर आराम कर सके। अब आने वाले दिन बिल्कुल वैसे ही होने वाले थे जैसा वह चाहता था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस एक आम और सुकून भरी जिंदगी। देखो, डोमिनिक फिर से किचन में काम करने लगा है। खाने की प्यारी खुशबू सूंघकर लगता है कि असली जिंदगी तो यही है। डोमिनिक ने आग पर बर्तन को अच्छे से घुमाया और खुशबू तुरंत चारों तरफ फैल गई। पहले बोल में नूडल्स डाले और फिर उसके ऊपर गर्मा गर्म सी फूड का सूप डाल दिया। डोमिनिक के हाथों से बनी खास सी फूड नूडल्स अब बिल्कुल तैयार थी। उसने एक एक करके नूडल्स के बोल टेबल पर रखे और सबको जल्दी से गरम गरम खाने को कहा। कैरन ने ऐसी अनोखी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। बस खुशबू सूंघकर ही उससे अब रुका नहीं जा रहा था। इयन तो बिल्कुल सब्र नहीं कर पा रहा था। उसने चम्मच उठाया और खाने के लिए तैयार हो गया। ये नूडल्स देखने में जितने अच्छे थे, खाने में उतने ही तीखे थे। फेरोट ने जैसे ही एक बड़ा निवाला खाया, उसे तेज मिर्ची लग गई, लेकिन थियोडोर बड़े मजे से खा रहा था। डोमिनिक ने कहा, थियोडोर सर, आप तो इसे बड़ी आसानी से खा रहे हैं। थियोडोर ने हंसकर जवाब दिया, मैं जब रिजॉर्ट में था तभी मैंने इसे जी भरकर खा लिया था। डोमिनिक को थोड़ी चिंता हुई और उसने पूछा, इस सीफूड नूडल्स में प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है, क्या आपका शरीर इसे झेल पाएगा? अगर तबीयत खराब हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। थियोडोर को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, तुम एक सोर्ड मास्टर के शरीर को क्या समझते हो? यह छोटी मोटी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। कैरन ने भी हाँ में हाँ मिलाई और लॉर्ड के टेस्ट की तारीफ की। थियोडोर ने कहा, जिसने जिंदगी की मुश्किलों को झेला है वही इस नूडल्स का असली मजा समझ सकता है। डोमिनिक ने यह सुनकर अपनी आंखें घुमाई और सोचा, ये लोग खाना खाते वक्त भी कितना नाटक करते हैं। डोमिनिक ने खाते हुए पूछा, थियोडोर सर, आप वापस कब जाने वाले हैं? आप हमारे मेहमान हैं, पर हमेशा यहाँ रहना सही नहीं होगा। थियोडोर ने बिना सिर उठाए कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता। कम से कम उस बड़े कीड़े की खाल बिकने तक तो रुकना ही होगा। तुमने ही तो कहा था कि यह एक बड़ा उत्सव होगा। कैरन ने धीरे से पूछा, डोमिनिक, क्या सच में गांव में ही ऑक्शन रखना जरूरी है? कैपिटल सिटी जाना ज्यादा सही नहीं रहेगा? डोमिनिक ने मुस्कुराकर कहा, कैपिटल सिटी जाने से नाम तो होगा, पर अगर हम इसे अपनी जगह पर करेंगे तो कमाई 2 गुना ज्यादा होगी। यह सुनकर सब हैरान हो गए और सोचने लगे, 2 गुना? यह लड़का आखिर क्या सोच रहा है? डोमिनिक ने पूरे भरोसे के साथ कहा, जब सब लोग इतने उत्सुक हैं तो मैं आप सबको अच्छे से समझाता हूँ।